एकदम जीरो से पढ़ना चाहता हूं, उसके लिए भी ये सीरीज उतनी ही फायदेमंद होगी, क्योंकि हम कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो ऐप पर पढ़ा रहे होंगे और यहां नहीं पढ़ाएंगे। यहां पर इनफैक्ट टीचर ज्यादा मेहनत करते हैं। कंटेंट के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो हम ऐप पर दे रहे होंगे और यूट्यूब पर नहीं देंगे। तो भाई आप बेफिक्र हो जाइए। फिजिक्स वाला इस चीज के लिए स्टैंड करता है कि जिस बच्चे के पास ऐप पर पेड कोर्स खरीदने का पैसा भी नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है यूट्यूब चैनल से। नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं खेलना, ये जो भी आपकी, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पीना, है ना, मुझे नहीं नहाना, ये जो भी आपकी जिद होती है ना किसी चीज को मना करने की, उसी को इनर्शिया कहते हैं। तो आप जो रेस्ट पर ही हो रहे होते हो, सो रहे होते हो और मम्मी आके उठा रही होती है और तुम उठने से मना कर रहे होते हो, खींचातानी चल रही होती है, दैट इज योर इनर्शिया। बॉडी विल बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये पांचों कामों में से कोई भी काम हो सकता है, डिपेंड करेगा ये तो। हेलो बच्चा बड़ी, क्या हाल चाल आप सभी के? एक और स्प्रिंट के लेक्चर में आप सभी का फिजिक्स की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। लेकर के आया हूं आपके लिए एक और चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जिस तरीके से मोशन चैप्टर को आप सभी बच्चों ने बहुत प्यार दिया, कमेंट सेक्शन भरा हुआ था कि सर जल्दी से जल्दी आगे का लेक्चर भी लेकर के आइए, तो भाई एक और वन शॉट लेक्चर आपके बीच में आ गया है। जो बच्चे अपने नीव बैचेस के अंदर पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं ऐप के ऊपर, उनके लिए एक रिवीजन लेक्चर साबित होगा। लेकिन कोई वो बच्चा जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू भी ना करी हो, एकदम जीरो से पढ़ना चाहता हूं, उसके लिए भी ये सीरीज उतनी ही फायदेमंद होगी, क्योंकि हम कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो ऐप पर पढ़ा रहे होंगे और यहां नहीं पढ़ाएंगे। यहां पर इनफैक्ट टीचर ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि वन शॉट के अंदर आपको सब चीजें एक तरीके से कंडेंस फॉर्म में देने की कोशिश होती है। तो भाई टीचर्स की यहां पर मेहनत जो है वो ज्यादा लगती है, पीपीटी में दिमाग जो है वो ज्यादा लगता है, ठीक है ना। और वन शॉट के अंदर आपको लेक्चर की डिलीवरी देनी होती है, तो उस स्टेमिना के साथ भी टीचर आपके बीच में उतरते हैं, है ना। तो सभी टीचर आपको यहां पर मेहनत करते हुए दिख जाएंगे। हाँ, ऐप के अपने प्रोज हैं, ठीक है ना, कि आप जब पेड कोर्सेज लेते हैं हमारा, जो कि नीव बैच सभी बच्चों को पता चलता है, इस चैनल का नाम भी नीव ही है। तो ये जो पेड कोर्सेज चलते हैं, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे डेली होम असाइनमेंट्स बच्चों को देते हैं, एक लाइव चैट चलती है, लाइव पोल्स के थ्रू इंटरेक्शन होता है। यहां पर केबीसी कौन बनेगा करोड़पति खिलवाया जाता है, जिसके अंदर हम लोग 4 ऑप्शंस देते हैं। तो वो अपने आप में उसके एक फायदे हैं, है ना। लेकिन कंटेंट के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो हम ऐप पर दे रहे होंगे और यूट्यूब पर नहीं देंगे। तो भाई आप बेफिक्र हो जाइए। फिजिक्स वाला इस चीज के लिए स्टैंड करता है कि जिस बच्चे के पास ऐप पर पेड कोर्स खरीदने का पैसा भी नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है YouTube चैनल से, ठीक है ना। तो इसलिए ये फ्री में कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो भाई इसी के साथ चालू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। हमारे आज के चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगेन ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। पहला चैप्टर जो था वो मोशन था, और धीरे धीरे करके आपको सभी चैप्टर्स अपलोड होते हुए दिख जाएंगे इस चैनल के ऊपर। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीरीज के साथ बने रहिए, बहुत कुछ आने वाला है आप सभी बच्चों के लिए। चालू करते हैं अपन चैप्टर नंबर 2, है ना। ये भी रहने वाला है बेटा वन शॉट के अंदर ही, जैसा वन शॉट आपको मोशन के अंदर देखने को मिला था, वैसा ही वन शॉट फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन भी रहने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चों के स्कूल्स के अंदर खैर एनसीईआरटी से कट चुका है, लेकिन वो हो सकता है डिफरेंट बोर्ड्स के बच्चे हो, उनके यहाँ पे कोई और बुक प्रेफर करी जाती हो, तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नाम का भी एक टॉपिक पहले हुआ करता था एनसीईआरटी में, आजकल देखने को नहीं मिलता। पिछले 2-2.5 सालों से मैंने लगभग देखा है कि वो 2.5 साल पहले तो उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया था, और 2 साल पहले से ये डिलीट कर दिया है एनसीईआरटी ने। लेकिन दूसरी किताबों के अंदर ये देखने को मिलता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो इसलिए इस लेक्चर के अंदर तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन आप जैसे डिस्क्रिप्शन खोल के देखोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा हुआ आपको मिल जाएगा, मेरा ही लेक्चर है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, और मैक्सिमम वो आधे घंटे का लेक्चर होगा, इससे ज्यादा का वो टॉपिक भी नहीं है ना। तो वो छोटा सा एक लेक्चर है। तो जिन बच्चों के स्कूल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ाया जा रहा है, उसकी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं क्लास के अंदर, न्यूमेरिकल बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी फायदा है कि अगर वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला लेक्चर ये पूरा लेक्चर देखने के बाद देखें, तो पहले नहीं देखना, ठीक है ना। अगर पहले से ही आता है तो फिर तो देख सकते हो, लेकिन अगर ये पहले से नहीं आता, अगर एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हो, तो पहले इस पूरे लेक्चर को आपने देखना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ओपन करिए और जो लिंक है नीचे लगा हुआ जहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लेक्चर आपको दिया गया है, वहां से जाकर के आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं भाई। और हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो भाई स्टार्ट भी होता है ये फोर्स से, ठीक है ना। तो फोर्स की परिभाषा यहां पर क्या दी जाती है?
देखो एक बिल्कुल बेसिक सी बात करते हैं। आपके मन में ऐसा आता होगा कि कोई भी चीज अगर मोशन कर रही है तो उसके पीछे फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई भी चीज मोशन कर रही है तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना। किसी चीज को धक्का दिया है, किसी चीज को खींचा है ना, पुश एंड पुल ऐसे करके अपन इसको पढ़ते थे 8th क्लास के अंदर, है ना। फोर्स इज एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करने लगे? चलने लगे। सही बात है ना। चलने लगे का मतलब यह हुआ कि पहले नहीं चल रहा था। क्या आपने कभी यह सोचा? चलने लगे का मतलब यह होता है कि पहले नहीं चल रहा था, लेकिन फोर्स लगाने से, पुश करने से या पुल करने से वो चल पड़ा। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब उसने अपनी स्टेट को चेंज किया है। एक्चुअली में फोर्स की परिभाषा यह नहीं है कि जो चीज चल रही है उसके ऊपर फोर्स लग रही है ना। ना, जो चीज चल रही है उसके ऊपर फोर्स लग रही है, यह कतई सही बात नहीं है। कोई चीज अगर अपनी स्टेट को चेंज कर रही है तो स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी फोर्स का काम मोशन देना नहीं है, फोर्स का काम रेस्ट देना भी नहीं है। फोर्स का काम है रेस्ट वाली चीज को मोशन में लाना और मोशन वाली चीज को रेस्ट में लाना। यानी फोर्स का काम बेटा स्टेट चेंज करना है। फोर्स का काम स्टेट चेंज करना है। फोर्स का काम स्टेट को मेंटेन रखना नहीं है। ठीक है, आओ पढ़ लेते हैं क्या परिभाषा पीछे लिखी हुई है। मैंने आपको समझा दिया कि फोर्स का एक्चुअल काम क्या है। देखो यार, आपको पता है ना, मोशन की 2 स्टेट होती है किसी भी बॉडी की, है ना। फिजिक्स के हिसाब से 2 स्टेट्स होती है, या तो वो चीज मोशन में होती है या फिर वो चीज रेस्ट में होती है। ठीक है ना। तो मोशन ही मोशन मेंटेन रहे, ये फोर्स का काम नहीं है। रेस्ट ही रेस्ट मेंटेन रहे, ये भी फोर्स का काम नहीं है। सर फिर फोर्स का काम है क्या? फोर्स का काम है इन स्टेट्स को आपस में चेंज करवाना। अगर मोशन हो रहा है तो रेस्ट में लेके आना, रेस्ट हो रहा है तो मोशन में लेके आना। यह काम होता है किसका? फोर्स का। समझे? जैसे फर्ज करते हैं कि आप रात को थोड़ा सा लेट सोए, है ना, और सुबह भी आप लेट ही उठ रहे हो, मान लेते हैं, है ना। और मम्मी ने भी नहीं उठाया, पापा ने भी नहीं उठाया, दीदी ने भी नहीं उठाया, भैया ने भी नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं उठाया, तो आप 9 बजे तक अगर सो रहे हैं, है ना, तो ये इसके बहुत हाई चांसेस है कि आप दोपहर के 1 बजे तक भी सोते ही रहेंगे, जब तक मम्मी आकर के चप्पल से ना मारे, झाड़ू से ना मारे, है ना, वाइपर से ना मारे, बेल्ट से पिताजी ना कई बार निकालने, है ना, नहीं तो बेल्ट की आवाज से ही कई बार नींद खुल जाती है। ठीक है, तो ऐसा कोई एफर्ट लगाना ना पड़े तो आपकी नींद जो है वो 1 बजे तक भी ना टूटे। सही बात है कि नहीं? तो भाई नींद तोड़ने के लिए मम्मी क्या करती है? नींद तोड़ने के लिए मम्मी कमर तोड़ देती है आके, है ना। या तो वो जो सर्दियों का टाइम चल रहा होगा तो रजाई खींच लेती है ना। गर्मियों का टाइम चल रहा होगा तो पंखा बंद कर देगी, एसी बंद कर देगी, कूलर बंद कर देगी, है ना। तो ये सब तरीके हैं, सब टैक्टिक्स हैं, ये सब एफर्ट लगाने के तरीके हैं, ये सब फोर्स लगाने के तरीके हैं मम्मी के, क्योंकि आपकी स्टेट को उन्होंने चेंज करना है। भाई रात 1 बजे मान लेते हैं आप सोए, या रात 2 बजे मान लेते हैं आप सोए, तो आप सोए ही जा रहे हो, 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 सोए ही जा रहे हो। 11 बज गए सुबह के, सोए रहे हैं, सोते ही जा रहे हैं। तो ये आपकी स्टेट कैसी हुई है? ये स्टेट आपकी रेस्ट की, ये आपकी स्टेट जो है वो रेस्ट वाली बनी हुई है। आप रेस्ट में ही हो, रात से रेस्ट ही कर रहे हो, रेस्ट ही कर रहे हो, सुबह भी रेस्ट ही चल रहा है, दोपहर होने वाली है, सूरज एकदम सर के ऊपर चढ़ चुका है, रेस्ट ही करे जा रहे हैं। तो मम्मी आके क्या करेगी? मम्मी आके एफर्ट लगाएगी, मम्मी आके फोर्स लगाएगी, मम्मी आके आपकी स्टेट को चेंज करेगी, मम्मी आके रेस्ट से आपको मोशन में लाएगी। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं, है ना। अब मान लेते हैं कि आपने क्या किया, आपने बोला नहीं मम्मी मुझे नहीं उठना, मैं नहीं उठ रहा, मत खींचो रजाई, मैं नहीं उठूंगा। तो वो पता है क्या है? वो है आपका इनर्शिया। ये शब्द आपने सुना हुआ है पहले भी, है ना। कोई बात नहीं, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम आगे जाकर के, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ फील दिलाने के लिए बता रहा हूं कि जो आप जिद पकड़ते हो ना उस टाइम पर कि नहीं हमें नहीं उठना, नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं खेलना, ये जो भी आपकी, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पीना, है ना, मुझे नहीं नहाना, ये जो भी आपकी जिद होती है ना किसी चीज को मना करने की, उसी को इनर्शिया कहते हैं। तो आप जो रेस्ट पर ही हो रहे होते हो, सो रहे होते हो, और मम्मी आके उठा रही होती है और तुम उठने से मना कर रहे होते हो, खींचातानी चल रही होती है, दैट इज योर इनर्शिया। उसे कहते हैं इनर्शिया। तो आपका इनर्शिया जो है वो रेस्ट वाला बना ही हुआ है। आप उठना चाहते ही नहीं, आपका इनर्शिया रेस्ट वाला ही बना हुआ। लेकिन मम्मी बहुत तेज है भैया, मम्मी भी तो तुम्हारी मां ही है, पैदा किया है, ठीक है, तो बहुत सारी टेक्टिक्स लगाती है। पानी आके डाल देगी तुम्हारी कान पे, ठीक है ना, या आंखों पे पानी आकर के छिट्टा मार देगी तुम्हारे, ठीक है ना। बहुत तरीके हैं मम्मी के पास उठाने के, है ना। और फिर एंड में ना उठे तो क्या होगा? वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चप्पल, बेलन,
बहुत सारे हथियार होते हैं मां के पास, ठीक है ना। तो वो ला करके वो आपकी इनर्शिया को तोड़ सकती है, आपकी स्टेट को चेंज कर सकती है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि भाई आप उठ गए और अब मम्मी से नाराज हो गए हो, अब फुल नाराजगी चल रही है, तुमने बैट उठाया, बल्ला उठाया, बैट उठाया और चले गए खेलने के लिए, मैं जा रहा हूं खेलने के लिए। अब तुम खेलने पहुंच गए, ना नहाया, ना धोया, ना खाया, ना पिया, ना मुंह धोया, सीधा बल्ला उठा और खेलने भाग गया, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा? अब तो भाई पारा बढ़ने वाला है, अब तो टेम्परेचर राइज होने वाला है पूरे घर का, सही बात है कि नहीं। तो भाई तुम चले गए खेलने के लिए, है ना, अब 1 बज गया दोपहर का, खेल रहे हैं जी, दोस्त भी बुला लिए, 2 बज गए दोपहर के, खेल रहे हैं जी, खेल नहीं रहे तो घूम रहे हैं जी, बल्ला लेके घूम रहे हैं, है ना, पूरी गली का चक्कर लगा रहे हैं बल्ला लेकर के, मोहल्ले का चक्कर मार रहे हैं बल्ला लेकर के, ठीक है ना। तो अब 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, अरे खा ले, अरे फोन उठा ले, फोन भी नहीं उठा रहा है, फोन उठा रहा है तो कह रहा है नहीं मैं नहीं आ रहा, नहीं मैं खेलूंगा, मुझे खेलने दो। तो ये जो मुझे खेलने दो वाली बात तुमने बोली, फिर मम्मी को तुमने मना किया, ये जिद क्या है? ये जिद का नाम भी इनर्शिया है। लेकिन ये कैसा इनर्शिया है? ये मोशन में रहने वाला इनर्शिया है। पहले रेस्ट में रहने की जिद थी तो रेस्ट वाला इनर्शिया था, अब मोशन में चलने की जिद है तो ये मोशन में रहने वाला इनर्शिया है। अब मुझे बताओ मम्मी इस इनर्शिया को तोड़ने के लिए क्या करेगी? अब तो पक्का पिटाई होगी भाई, पहले चाय नहीं हुई थी, अब तो पक्का छिताई होगी घर में, अच्छे से सूता जाएगा पहुंचते ही, है ना, चमड़ी उधेड़ सकते हैं भाई अगर तुम पहुंच गए घर तो, है ना। अब तुम्हें ही पता है कि तुम पहुंचे तो पिटे, तो पहुंचे ही नहीं शाम हो गई है, शाम हो गई है, अब मम्मी निकली बाहर, ठीक है ना, मम्मी ने बांधी चुन्नी, मम्मी निकली बाहर झाड़ू लेकर के, कहां है लाडला बेटा मेरा, आज तो कुटा मुझसे तो तुम जहां दिख गए घूमते हुए भाई, वहीं से मारती हुई तबाड़ तब लेकर के आएगी तुमको घर पे। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? और तुम्हें फिर लाके रेस्ट पे डाल देगी यानी तुम्हारा मोशन वाला इनर्शिया अब क्या हो गया? अब वो रेस्ट में आ गया सही बात है कि नहीं? तो कैसी लगी ये स्टोरी जरूर कमेंट में लिखना, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हर लड़के के साथ होता है, एक ना एक बार जीवन में जरूर होता है, ऐसी जिद कभी ना कभी जिंदगी में एक बार तो लड़का पकड़ता ही है ना, और उसके बाद वो छिदता है ना, सभी पकड़ते हैं, मैं भी था ऐसा ही है ना। लेकिन हाँ, समय के साथ इंसान सुधर ही जाता है, लड़का आदमी बन जाता है ना, तो सुधार हो ही जाता है। लड़कियां नहीं करती ऐसे काम, ठीक है ना, लड़कियों को अलग टाइप की जिद होती होगी, है ना, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ भाई, मैं इतना तो कह सकता हूं कि लड़के तो रिलेट कर रहे हैं इस बात से, और लड़कियां भी कर रही होंगी, क्योंकि उनके भाई तो छिते हैं घर पे इस तरीके से, है ना, भाइयों की तो सुताई अच्छे से हुई होगी, है ना तो भाई लड़कियां ही बताए जरा कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ एक ना एक बार तो ऐसा होता ही होता है जिंदगी में चलिए ठीक है। तो भाई बात यहां पर ये हो रही है कि जब भी आप कोई जिद पकड़ोगे जो कि घर वालों को पसंद नहीं है, तो वो जिद को छुड़वाने के लिए, जिद को तोड़ने के लिए वो एफर्ट लगाते है ना, बस उसी का नाम फोर्स है। उसी को अगर हम फिजिक्स से रिलेट करें तो वही फोर्स है जो आपका रेस्ट वाला इनर्शिया मोशन में कन्वर्ट कर रही है, या मोशन वाला इनर्शिया रेस्ट में कन्वर्ट कर रही है। ये करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। समझे बात को, है ना। आओ देखो, अ फोर्स इज एनी इंटरैक्शन दैट व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विल चेंज द मोशन की जगह पर मुझे यहां पर विल चेंज द स्टेट लिखता तो ज्यादा सही रहता, लेकिन ना इसको ओवरऑल वैसे ही समझ लिया जाता है कि भाई यहां पर स्टेट की बात हो रही है, यहां पर स्टेट की ही बात हो रही है। यानी फोर्स एक ऐसी चीज है जो स्टेट में तब्दीली लाती है, स्टेट में चेंज लाती है। रेस्ट से मोशन में ले जाने के लिए फोर्स चाहिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए फोर्स चाहिए, मोशन को और बढ़ा देने के लिए यानी स्पीड को बढ़ा देने के लिए भी फोर्स चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पर, फोर्स के 6 काम होते हैं टोटल, फोर्स के 6 काम होते हैं। पहला, बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने का काम फोर्स का, मोशन से रेस्ट में लाने का काम भी किसका? फोर्स का। किसी भी चीज की स्पीड को बढ़ाने का काम किसका? फोर्स का। किसी भी चीज की स्पीड को घटाने का काम किसका? फोर्स का। किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने का काम किसका? फोर्स का। और लास्ट में किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना, स्टेट नहीं, शेप को चेंज करना भी फोर्स का काम है। यानी ये सब के सब किसके काम है? फोर्स के काम है। ये सब के सब फोर्स के काम है। रुकी चीज को चला देना, कोई रुकी हुई चीज है उसकी स्टेट रेस्ट में है, उसको मोशन में ला देना, ये फोर्स का काम है। किसी चलती चीज को रोक देना, अगेन फोर्स का काम है। किसी चीज की स्पीड को अप करना, अपने आप अप स्पीड नहीं होती, स्पीड उतनी बनी रहती है, यूनिफॉर्म मोशन ही बना रहता है। लेकिन अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन को और बढ़ा देना है, स्पीड को और इंक्रीज कर देना है, तो अगेन आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। स्पीड को घटाने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ती है बेटा।
ठीक है ना। और किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की चेंज अगर आप चाहते हो कि भाई उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाए, अगर वो सीधी चल रही है तो सीधी ना चले, वो टेढ़ी चल पड़े, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है। अब आप इसका भी एग्जांपल सुन सकते हो, जैसे आपको साइकिल चलानी तो आती ही होगी, चलो स्कूटी या बाइक या गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन साइकिल चलानी तो आती होगी, या फिर आपने साइकिल चलाते देखा तो होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर साइकिल चलती हुई मोड़नी हो तो हैंडल मोड़ते हैं कि नहीं मोड़ते? हैंडल मोड़ोगे। हैंडल मोड़ने का मतलब क्या है, फोर्स ही तो लगाना है एक, आपने फोर्स ही तो लगाई, हैंडल पर फोर्स लगाई, हैंडल मुड़ गया और साइकिल भी मुड़ गई, यानी डायरेक्शन में क्या आ गया बेटा, चेंज आ गया, तब्दीली आ गई, है ना। समझे बात को। ऐसी स्टीयरिंग घुमाते हैं, बिना स्टीयरिंग घुमाए क्या डायरेक्शन चेंज हो पाएगी? नहीं भाई, सीधी घुस जाएगी गाड़ी जाकर के। बाइक का हैंडल, स्कूटी का हैंडल, स्कूटर का हैंडल, बाइक साइकिल का हैंडल, है ना, हर चीज का आपको हैंडल कुछ ना कुछ हाथ में दिया जाता है, क्या करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। नहीं, डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? इवन एरोप्लेन्स के अंदर भी आपने देखा होगा, वो जो आगे लगा रहता है स्टीयर करने वाला, स्टीयरिंग ही बोलते हैं उसको, स्टीयर करने वाला लगा रहता है जिससे वो अपनी कोर्स को चेंज कर सके, है ना। प्लेन अगर उड़ रहा है तो इस तरीके से अपने कोर्स को चेंज कर सके, तो ये तो चाहिए, फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी, बिना फोर्स लगाए दिशा में परिवर्तन नहीं आ सकता। ठीक है। लास्ट है शेप में चेंज लाना। कोई भी बॉडी अपने आप शेप चेंज नहीं करती भाई, कोई ना कोई फोर्स जरूर इन्वॉल्व होती है, कोई ना कोई फोर्स जरूर इन्वॉल्व होती है, या तो वो बाहर से फोर्स लगे या फिर वो अंदर से लगे, लेकिन फोर्स जरूर लगेगी, तभी बॉडी की शेप में तब्दीली आएगी, तभी बॉडी की शेप में चेंज आएगा। लेकिन ये शुरू की 5 चीजों को देखना एक बार जरा, और ये देखो कि किस तरीके से पिछले वाले चैप्टर से लिंक हो रही है। आप मुझे एक बार बताओ, अगर कोई चीज रुकी हुई है और वो मोशन में आने लगे, मोशन में आ जाए, तो आप मुझे बताओ क्या ये एक वेलोसिटी का चेंज है या नहीं है? सोचो और बताओ, क्या ये एक वेलोसिटी में चेंज है या नहीं है? भाई रेस्ट पर वेलोसिटी क्या थी, 0, और मोशन में आ जाएगा तो वेलोसिटी कुछ और हो गई, तो बढ़ गई ना, चेंज आया कि नहीं आया? आया। कोई चीज मोशन में है और वो रेस्ट पर आ जाए, यानी पहले किसी चीज की वेलोसिटी थी, अब वो वेलोसिटी 0 हो गई है, तो क्या फिर से वेलोसिटी में चेंज है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई चीज अपनी स्पीड अप कर रही है, स्पीड बढ़ा रही है, तो क्या वेलोसिटी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। स्पीड बढ़ती है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी में चेंज है कि नहीं है? हाँ है। स्पीड घट रही है तो भी वेलोसिटी में चेंज है? हाँ है। अच्छा, आपको याद होगा कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन से भी मिलकर बनी होती है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन में चेंज अगर आएगा तो क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये 5 चीजें बेटा चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट कर रही हैं कि नहीं कर रही? बताओ। चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? बिल्कुल कर रही है। 5 चीजों का मतलब यही है कि वेलोसिटी में क्या आ रहा, चेंज आ रहा, और वेलोसिटी के चेंज को ही हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। आया याद? वेलोसिटी के चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और आपको ध्यान होगी ये बात कि जहां जहां फोर्स आती है अपने साथ एक्सेलरेशन को भी लाती है। फॉर्मूला आप सभी बच्चों ने देखा होगा, ये वाला नहीं भी देखा तो भी कोई बात नहीं, F = ma। ये फॉर्मूले को हम आज डिराइव भी करेंगे। फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी अगर फोर्स आएगी तो एक्सेलरेशन आएगी, अगर फोर्स नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं आएगी। समझ में आया ना? मां बेटी का रिश्ता, हमेशा बोलता हूं मैं ये बात, बच्चे रिलेट करेंगे इस बात को। मां बेटी का रिश्ता है किसमें? फोर्स और एक्सेलरेशन में। मम्मी आएगी, गुड़िया साथ में आएगी उसके, बेटी अकेली नहीं आ सकती, दोनों से इकट्ठी आएंगी। ठीक है ना, मां और बेटी इकट्ठी चलती हैं। ठीक है ना। तो फोर्स ने ही किसको जन्म दिया? एक्सेलरेशन को जन्म दिया। मां ने ही बेटी को जन्म दिया। मां कौन है? फोर्स है। और बेटी कौन है? एक्सेलरेशन है। फोर्स आएगी तो एक्सेलरेशन आएगी। समझ गए ना? और आप देख लो कि ये सब एक्सेलरेशन ही है, ये 5 चीजें एक्सेलरेशन ही हैं। बोलो हाँ या ना? स्पीड का बढ़ना, स्पीड का घटना, डायरेक्शन का चेंज होना, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, ये सब चीजें एक्सेलरेशन ही होती हैं, और ये फोर्स के बिना नहीं हो सकती। क्या समझ में आई? क्या इंट्रोडक्शन समझ में आया फोर्स का? तो दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2 टाइप की फोर्सेस होती हैं। वैसे फोर्सेस के टाइप नहीं है ये फोर्सेस के लगने के टाइप है। ये फोर्सेस के टाइप नहीं है। बोल देते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। नहीं, ये फोर्सेस के टाइप नहीं होते, ये फोर्सेस के लगने के तरीके होते हैं। फोर्सेस के लगने के टाइप होते हैं ये। जैसे मैं आपको समझाता हूं। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है जब बॉडी पर कोई भी फोर्स नेट ना लग रही हो, टोटल फोर्स उसके ऊपर 0 हो। सर टोटल फोर्स 0 का मतलब क्या है? टोटल फोर्स 0 का मतलब है कि मान लेते हैं कि 10 फोर्स लगी, 10 फोर्स लगी, और 10 की 10 आपस में एक दूसरे को काट मार के खत्म हो गई। सर ऐसा भी होता है क्या? हां बिल्कुल होता है। देखो देखो, मान लो एक ब्लॉक है,
एक ब्लॉक है ना, उस पर राइट साइड से फोर्स लगी 2 न्यूटन की और लेफ्ट साइड से भी फोर्स लगी 2 न्यूटन की। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे में एड अप होंगी या एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट होंगी? क्या कहते हो, क्या कहते हो भाई? ये 2 न्यूटन, एक राइट में लग रही है, एक लेफ्ट में लग रही, तो क्या ये दोनों एड अप होंगी? नहीं बेटा, ये एक दूसरे को काट मारेंगी, एक दूसरे को काट मारेंगे। और अगर दोनों ने काट मारा एक दूसरे को तो नेट फोर्स कितनी हुई इस बॉडी पर? इस बॉडी पर नेट फोर्स हुई 0। इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या हुई? 0। अब सोचो ऐसी 10 फोर्स लग रही हो तो कि ये एक यहां लग रही है, यहां लग रही है, इसने इसको काट दिया, यहां वाली ने काट दिया, यहां वाली ने काट दिया, यहां वाली, सबने काट दिया एक दूसरे को, तो नेट फोर्स कितनी आ गई बॉडी पर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। समझ में आया? तो जब भी सारी फोर्सेस इस प्रकार से लगे कि बॉडी पर कोई भी नेट फोर्स ना बने, उसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन, उसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन। और अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन क्या है? जब काट मार करके कुछ बच जाए, 0 ना हो, उसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लेते हैं कि भाई एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ठीक है ना, इस पर राइट साइड पर फोर्स लग रही थी 5 न्यूटन और लेफ्ट साइड पर फोर्स लग रही है 3 न्यूटन। तो मुझे बताओ दोनों एडअप होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी? सर अगेन सब्ट्रैक्ट ही होंगी, क्योंकि एक उधर खींच रही है, इधर खींच रही है, दोनों का अपना अपना इफेक्ट है, उसका उधर ले जाने का, इसका इधर ले जाने का। तो ये ऐड तो नहीं हो सकती, ये तो सब्ट्रैक्ट ही होंगी। तो सब्ट्रैक्ट होंगी तो 5 में से कितना माइनस होगा? 3 माइनस होगा, और बचेगा कितना? बचेगा 2 न्यूटन इस तरफ, है ना, 2 न्यूटन इस तरफ बचेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो यहां पर कोई फोर्स बची हुई मिली आपको क्या? हां मिली। यहां पर कोई फोर्स बची हुई मिली क्या आपको? नहीं मिली। जब आपको कोई फोर्स एंड में बची हुई नहीं मिलती तो हम बोलेंगे कि भाई बॉडी पर कोई फोर्स का नेट इफेक्ट तो है ही नहीं, बॉडी पर फोर्सेस का कोई नेट इफेक्ट तो आया नहीं, कोई कुल असर बॉडी पर पड़ा क्या? नहीं पड़ा, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। यहां देखो, हम बोलेंगे भाई नेट फोर्स तो 0 है। और आप एक बात बताओ, अगर मां नहीं आई तो बेटी भी तो नहीं आएगी, यानी नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगी? 0 होगी। हाँ या ना? सोचो भाई, हाँ या ना? जब मां नहीं आई तो बेटी भी नहीं आई, यानी ये देखो लिखा हुआ, इट इज द कंडीशन वेयर द नेट फोर्स एक्टिंग, देखो लिखा हुआ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। जब टोटल फोर्स एक्ट करने वाली जो हो बॉडी पर वो हो ही ना फोर्स आई नहीं, फोर्स आई नहीं, एफर्ट लगाई नहीं, एफर्ट लगाई नहीं, एफर्ट लगाई नहीं, तो नेट एक्सेलरेशन भी क्या आएगी बेटा? 0 ही तो आएगी। हाँ या ना बोल दो। लेकिन यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? यहां पर कोई ना कोई नेट फोर्स है, यहां पे कोई ना कोई नेट फोर्स है, और यहां पर कोई ना कोई नेट एक्सेलरेशन भी है, यहां पर कोई ना कोई नेट एक्सेलरेशन भी है। हाँ या ना? हाँ या ना? यानी अगर मैं ये बोलूं कि भाई यहां पर तो फोर्स ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है, तो मुझे बताओ ये जो 6 इफेक्ट अभी देखे थे, क्या वो यहां पर हो रहे होंगे? क्या वो इस केस में हो रहे होंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि फोर्स ही नहीं है ना। समझो, फोर्स होती तो क्या होता? ये सब होता। फोर्स होती तो ये सब होता। अब यहां पर तो फोर्स है ही नहीं, यहां पर तो फोर्स है ही नहीं। जब फोर्स टोटल है ही नहीं तो इनमें से कोई इफेक्ट होता हुआ दिखेगा? नहीं। क्या स्टेट चेंज होती दिखेगी? नहीं। तो क्या जो स्टेट है वही रहेगी क्या? हाँ जी। अगर रेस्ट है तो रेस्ट ही मेंटेन रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही चलती रहेगी आगे भी। यह होता है बैलेंस कंडीशन में, स्टेट में चेंज नहीं आता। लेकिन इधर बताओ, इधर बताओ क्या होगा? यहां पर तो फोर्स है ना? हाँ है। यहां पर तो एक्सेलरेशन है ना? हाँ है। अगर फोर्स भी है, हाँ, एक्सेलरेशन भी है, हाँ, तो क्या ये 6 काम जो पीछे लिखे हैं ये यहां पर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। एक्सेलरेशन से जुड़े ये जितने भी काम है, वेलोसिटी के चेन से जितने भी काम है, ये सब में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। यानी एक बात बताओ ये जिस फोर्स की बात हो रही थी, क्या ये बैलेंस फोर्स की बात हो रही थी या अनबैलेंस की बात हो रही थी? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? भाई 2 टाइप से फोर्स लग सकती है, या तो आपस में कट मर जाए और बैलेंस हो जाए, या फिर ना कट मरे और अनबैलेंस रहे। यहां पर तो बैलेंस हो गई है, यानी फोर्स ही नहीं है, फोर्स 0 है, देख लो। तो ये वाला काम तो हो नहीं सकता, ये वाला काम तो कोई नहीं हो सकता इनमें से, है ना। लेकिन अगर फोर्स आ गई तो ये वाले सारे कामों में से कोई भी काम हो सकता है। डिपेंड करेगा ये तो कि रुका है, क्या चल रहा है, कि क्या कर रहा है। सही बात है कि नहीं? क्या बात समझ में आई? तो इसीलिए भाई ये वाली जो फोर्स की बात हो रही है ना, ये जो फोर्स की बात हो रही है ना, ये और कोई नहीं, ये अनबैलेंस फोर्स की ही बात हो रही है एक तरीके से। सोचो हाँ या ना? सोचो हाँ या ना? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स ही फोर्स है, बैलेंस फोर्स तो फोर्स ही नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? क्योंकि इफेक्ट तो देखने में आ नहीं रहा, अरे असर तो देखने में आ नहीं रहा।
तो फिर उसको फोर्स कैसे बोले हम? समझ रहे हो ना? बैलेंस फोर्स तो फोर्स ही नहीं है, अनबैलेंस फोर्स ही फोर्स है। तो जो वो पीछे काम हो रहे थे ना, वो अनबैलेंस ही कह सकते हो आप, कि अनबैलेंस फोर्स ही वो काम कर पाएगी। बैलेंस फोर्स तो वो 6 काम, वो 5 काम जो लिखे थे वो कर ही नहीं पाएगी। बोलो हां या ना? इतना क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई? तो बैलेंस फोर्स जो होती है ना, वो क्या करती है? देखो लिखा हुआ, इट इज द रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया। क्या लिखा हुआ है? जो पिछला इनर्शिया था, यानी रेस्ट पर था तो रेस्ट पर ही रहा, और मोशन में था तो मोशन में ही रहा, अपने इनर्शिया को चेंज नहीं कर पाया। लेकिन यहां देखो, यहां देखो, इट इज द रीजन बिहाइंड चेंजिंग द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। साफ साफ लिखा हुआ है कि इनर्शिया में चेंज आएगा कब? जब फोर्स लगेगी तब। स्टेट में चेंज आएगा कब? जब फोर्स लगेगी तब। क्या यहां पे स्टेट में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बॉडी विल बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इनर्शिया। यानी पहले जैसा था वैसा ही आगे भी रहेगा। स्टेट में चेंज आ रहा है क्या? आप मुझे बताओ। अगर बॉडी रेस्ट की रेस्ट में ही रही और यूनिफॉर्म मोशन की यूनिफॉर्म मोशन में ही रही, तो क्या स्टेट में कोई चेंज ला पाया ये? क्या ये स्टेट में कोई चेंज ला पाया? नहीं। क्या ये स्पीड अप कर पाएगा? नहीं। क्या ये स्पीड डाउन कर पाएगा? नहीं। क्या डायरेक्शन चेंज हो पाएगी? नहीं। कोई काम नहीं हो पाएगा भाई। लेकिन ये बॉडी विल बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। और उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये पांचों कामों में से कोई भी काम हो सकता है, डिपेंड करेगा ये। तो क्या क्लियर हुई बात? क्या समझ में आया? अनबैलेंस फोर्स ही फोर्स है बबुआ जी। फोर्स तो अनबैलेंस ही है, तभी काम करेगी, नहीं तो फोर्स तो जीरो है। तो इसमें से तो कोई काम होने वाला है नहीं, स्टेट में चेंज होने वाला है नहीं। समझ गए? कहानी समझ में आई? ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को कि बैलेंस फोर्स का मीनिंग फोर्स नहीं है भाई। फोर्स नहीं है तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा जो आप सोच रहे हो कि फोर्स करती होगी। फोर्स करती होगी, पैसा आने से इतना सब कुछ होता होगा, लेकिन पैसा आया और चला गया। पैसा आया और चला गया। वो जो सोचा था कि पैसा आने से ये सब होगा, वो सब होगा, वो तो हो ही नहीं पाया। समझ रहे हो ना? कुछ ऐसा ही हुआ यहां पर भी। ठीक है ना, कि फोर्स लगी तो है, हाथ आया पर मुंह ना लगा। फोर्स लगी तो है लेकिन कटमरी आपस में कटमर गई। तो फिर वो काम हो पाया जो सोचा था कि फोर्स कर देगी, नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर हो जाएगा, अनबैलेंस के केस में हो जाएगा। क्या क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक सुंदर से सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि 8 किलो का इंजन है जो 5 वैगन्स को पुल कर रहा है। वैगन का मतलब होता है कि भाई पीछे डब्बे आ रहे हैं, गाड़ी के डब्बे आ रहे हैं। रेलगाड़ी है ना, तो उसके डब्बे आ रहे हैं। ठीक है ना? तो 5 वैगन्स है, ईच ऑफ 2000 किलो अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। क्या बोल रहा है? कह रहा है भाई ये देखो, ये इंजन है, ये इंजन है, इसके पीछे 1, इसके पीछे 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ट्रेन चल रही है। ठीक है? तो ये वाला जो है ये 8,000 किलो का है, बाकी सब 2-2 हजार किलो के हैं। 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000। ठीक है ना? बाकी सब 2-2 हजार किलो के हैं। ठीक है? अब सब पर नेट फोर्स जो आगे की तरफ लग रही है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो आगे लग रही है, देखो लिखा हुआ है कि इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, है ना, जो आगे की तरफ फोर्स लग रही है इंजन के द्वारा वो 40,000 न्यूटन है। और जो फ्रिक्शन ऑफर करेगा ट्रैक, वो कहां लगेगी? वो पीछे लगेगी, है ना भाई? फ्रिक्शन इस पर कहां लगेगी? पीछे लगेगी ना, क्योंकि आगे जा रहा है। ट्रैक के रिस्पेक्ट में कोई चीज आगे जाएगी तो उस पर फ्रिक्शन कहां लगेगी? पीछे। तो फ्रिक्शन उस पर पीछे लग रही है। कितनी लग रही है? 5,000 न्यूटन। तो आपसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स बताओ कितनी होगी। यार एक काम करो ना, आप इसको एक सिंगुलर ब्लॉक मान लो। आप इसको एक सिंगल ब्लॉक मान लो। बोलो मान सकते हो कि नहीं? एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हो कि नहीं इसको? है ना? मान सकते हैं ना? मान सकते हैं ना एक सिंगल ब्लॉक इसको? है ना? एक सिंगल ब्लॉक मान लो इसको आप। लो जी, एक सिंगल ब्लॉक मान लिया। उस सिंगल ब्लॉक पर आगे की तरफ लग रही है 40,000 और पीछे लग रही है 5,000। तो नेट कितनी हो गई? ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया। और सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा, यानी नेट फोर्स जो आएगी वो आएगी बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, बिग माइनस स्मॉल, है ना? तो बड़ी कितनी लग रही है? 40,000 लग रही है आगे, और स्मॉल 5,000 लग रही है पीछे। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 35,000 न्यूटन आ गया आंसर। बोलो हां या ना?
ठीक है ना, कि 35,000 न्यूटन से ये कहां चल रही होगी, आगे की तरफ जा रही होगी, बात खत्म। बोलो जी, बोलो जी, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, किसी भी बॉडी पर चेक कर सकते हो कि बैलेंस फोर्स लग रही है, अनबैलेंस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस पर एक फोर्स लग रही है, एंड में निकल के आई ना नेट फोर्स 35,000 न्यूटन, 35,000 न्यूटन निकल के आई है, क्या ये इस रेलगाड़ी की वेलोसिटी में चेंज कर पाएगी, हां या ना? अगर फोर्स आ रही है एंड में, अगर फोर्स एंड में आ रही है, तो क्या ये इस वैगन की, इस ट्रेन की वेलोसिटी को चेंज कर पाएगी, यस और नो? द आंसर इज यस, कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी, है ना, क्योंकि फोर्स तो आई है, और फोर्स आएगी तो एक्सेलरेशन भी आएगी, और ये एक्सेलरेट करती हुई आगे जाएगी, यानी अपनी स्पीड को बढ़ाती 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 बढ़ाती, मतलब पहले स्पीड कम थी, फिर धूम करके स्पीड बढ़ेगी इसकी। समझ रहे हो बात को? तो स्पीड इसकी बढ़ती 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 चली जाएगी। ये रहा बात। तो ऐसा होता है, अगर फोर्स लगेगी तो इसकी जो मूवमेंट है, इसका जो मोशन है, वो और बढ़ता चला जाएगा, वो एक्सेलरेट करने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग इनर्शिया पर। इनर्शिया की बातें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे करी थी, है ना, कि इनर्शिया क्या होता है। ये एक जिद है, जो जिद हमको कोई भी स्टेट में चेंज लाने से रोकती है। हम स्टेट में चेंज नहीं लाना चाहते, या कोई भी बॉडी, हम का मतलब ये नहीं कि इंसानों में ही इनर्शिया होता है खाली ना, इस मार्कर में भी इनर्शिया है, ये जो मेरे हाथ में पेन है इसमें भी इनर्शिया है, हर चीज में इनर्शिया होता है। वो अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती। लेकिन स्टेट को चेंज करने के लिए आपको आगे से क्या लगाना पड़ता है, एफर्ट, यानी फोर्स लगानी पड़ती है। यानी फोर्स लगा के इनर्शिया को चेंज कर लिया जा सकता है। बोलो हां या ना? फोर्स लगा के इनर्शिया को चेंज कर लिया जा सकता है, अदरवाइज इनर्शिया चेंज नहीं होगा। अगर फोर्स नहीं लगी तो इनर्शिया में चेंज नहीं आएगा, यानी स्टेट में चेंज नहीं आएगा, स्टेट में चेंज नहीं आ सकता। वही स्टेट कंटिन्यू रहेगी, वही स्टेट मेंटेन रहेगी। और आपको पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता क्या कहता है? अभी आने वाला, बस अभी आने वाला, थोड़ी सी झलकियां मैं उसकी पहले से आपको देता हूं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि भाई बॉडी का इनर्शिया नहीं बदलेगा। बोले फिर क्या करें? बोले फोर्स लगाओ तो बदलेगा। अगर आप बॉडी का इनर्शिया चेंज करना चाहते हो तो फोर्स लगानी पड़ेगी, बिना फोर्स लगाए इनर्शिया चेंज नहीं होगा। मान रेस्ट वाली आइटम रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन से चलने वाली आइटम यूनिफॉर्म मोशन से ही चलती रहेगी। फोर्स लगाने से ही केवल चेंज देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, है ना। A body at rest will remain at rest. A body in uniform motion will remain in uniform motion until an external unbalanced force is applied. यह है न्यूटन के पहले लॉ की स्टेटमेंट, जो कि मैंने अभी आपको सुना दी खड़े खड़े। इसी तरीके से आपको भी सुनानी है, खुद को, बड़े भैया दीदी को, मम्मी को, पापा को, जो भी आपके गार्जियन है, जो भी आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाई में सहयोग करते हैं, उनको इस तरीके से आप याद करके सुनाते जाइए, साथ के साथ याद करके। समझ तो आपने लिया ही है, याद भी कर लो। हमेशा समझ के याद करना इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू स्कोर गुड मार्क्स। और मार्क्स तो चाहिए भाई, ये मत समझना कि नहीं ज्ञान आ गया। अरे भाई सबको पता है, खाली ज्ञान नहीं चलता, सबको पता है बात। अब ये बात एक्सपोज हो चुकी है कि सिर्फ ज्ञान नहीं चलता भैया, मार्क्स भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, मार्क्स भी चाहिए। दोनों नहीं ले सकते क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? खाली ज्ञान ही क्यों चाहिए भाई? क्या आपको आंसर अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। क्या आपके लिखाई में ग्रामेटिकल मिस्टेक होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। क्या आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। तो क्या आप एक आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करके अपनी भाषा में सुंदर सुंदर उतार करके नहीं लिख के आ सकते क्या? आ सकते हो भाई। दुनिया लिखती है और बहुत सुंदर लिखती है, बहुत अच्छा लिखती है। तो ऐसा मत समझना कि नहीं जी हमको ज्ञान बहुत ज्यादा है लेकिन हमको लिखना नहीं आता, मुझे बताना नहीं आता। यह भी बात अब एक्सपोज हो चुकी है भाई। स्कूल वाली मैडम नहीं सुनती है बातें कि हमें ज्ञान बहुत ज्यादा लेकिन लिखना नहीं आता जी हमको शीट पे। लिखना भी आना चाहिए, इसलिए आपको याद होना चाहिए। याद भी करना है, समझना भी है, याद भी करना है, लिखना भी है, हर एक काम करना है। क्या पहले के लोग नहीं करते थे क्या हमने नहीं किया क्या? सबने किया भाई, सबने किया। ये आजकल चल पड़ी है चीजें। नहीं जी बस ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत ज्यादा होना चाहिए, लिखना आया ना आए, बताना आया ना आए, ये क्या बात हुई? वो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जो बता ना पाओ, वो रखा रह जाएगा केवल किताबों में, वो आपके अंदर रखा रह जाएगा। अगर आपको बताना ही नहीं आया कि वो ज्ञान क्या है
तो ज्ञान को बताना भी आना चाहिए, रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, एंड राइटिंग इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। सही बात है कि नहीं? हाँ, अगर आप लिखने में असमर्थ हो, लिख नहीं पाते हो, है ना, हाथ टेढ़े मेढ़े हैं या नहीं लिख पाते हो, कोई मान लेते हैं कोई स्पेशल एबिलिटी है ना, तो ठीक है, तो आप सुना सकते हो, टीचर को सुना दो, वो भी अच्छा है। मतलब आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो, वो किसी भी तरीके से हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपको चीज अगर आती है तो उसको कम्युनिकेट करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना भाई? तो ये बातें अब नहीं चलती भाई, ज्ञान बहुत आज से थी 7-8 साल पहले ऐसी बातें थी कि भाई ज्ञान होना चाहिए, है ना, मार्क्स से क्या होता है। अगर मार्क्स लाने हैं, जो कि लाने पड़ते हैं, ठीक है मेरिट पे ही होते हैं एडमिशन भैया, मेरिटोरियस होना चाहिए, आपको होना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, क्या मार्क्स नहीं चाहिए होंगे, रैंक नहीं चाहिए होगी क्या? ऐसा कोई एग्जाम है जो बिना रैंक के आपको दे दे दाखिला? या तो फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉलरशिप हो आपके पास, उसके लिए भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ठीक है ना। तो ये सब मेजॉरिटी बच्चों के अंदर ना ये वाली ज्ञान की बातें बहुत ज्यादा आ गई कि भाई ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, ज्ञान तो है ही जरूरी, नंबर 1 प्रायोरिटी पर ज्ञान होना चाहिए। अगर रट्टू तोता बन रहे हो तो उसकी बात तो मैं नहीं कर रहा, रट्टू तोता बनने की बात नहीं कर रहा। ज्ञान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है और सबसे पहला है, लेकिन वो ज्ञान कम्युनिकेट करना भी आपको आना चाहिए। माध्यम कई हो सकते हैं कम्युनिकेट करने के। आइए इनर्शिया पर आते हैं। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट, रेस्ट और मोशन। यानी अगर आप रेस्ट पर हो और मोशन में नहीं जाना चाह रहे हो तो वो इनर्शिया के कारण से है। कोई चीज मोशन में है और रेस्ट में नहीं आना चाह रही है तो वो इनर्शिया के कारण से है, ठीक है ना। और इनर्शिया जो है ना वो मास की प्रॉपर्टी है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखो लिखा हुआ है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा, यानी जितनी बड़ी बॉडी होगी, जितना ज्यादा कंटेंट भरा हुआ होगा बॉडी के अंदर, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स, एटम्स किसी बॉडी में भरे हुए होंगे, उतना मास ज्यादा होगा बॉडी का। और जितना मास ज्यादा होगा बॉडी का, उतना ही इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उतना ही इनर्शिया भी क्या होगा बेटा, बॉडी का ज्यादा होगा। यानी उसकी जिद उतनी बड़ी होगी, जिद उतनी बड़ी होगी। मान लेते हैं कि एक 15 साल के लड़के को या 14 साल के लड़के को बीड़ी पीने की आदत लग गई है, सिगरेट पीने की आदत लग गई है, स्मोकिंग चालू कर दिया उसने, अपने यार दोस्तों में ऐसा रहा, है ना। और ये कोई आपसे छुपी बात नहीं, और ये कोई हंसने वाली बात भी नहीं है भाई ठीक है ना। लेकिन हाँ, हंसी आती है कि हे, क्या बात कर रहे हो। लेकिन आज से 10 साल बाद वही चीज कूल बन जाएगी आपके लिए। स्मोकिंग इज अ कूल हैबिट। मैं छोड़ना चाह रहा हूं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं, इस तरह की बातें आप करोगे 10 साल बाद, तो वो हरकतें ना हो ठीक है ना। वो हरकतें 10 साल बाद छोड़ना किसी आदत को कितना मुश्किल होगा सोचो। क्योंकि जब आपका मास बढ़ चुका है, आपकी जिद बढ़ चुकी है, उस टाइम पर किसी आदत को छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सोचो वो 14-15 साल के लड़के को अगर वो आदत लग गई है ना, और एक ही साल के अंदर अंदर घर वालों को पता चल गया कि ये ऐसी ऐसी चीजें खा रहा है, पी रहा है, सेवन कर रहा है, तो क्या होगा? 2 रैप्टे पड़ेंगे और सुधर जाएगा, है ना भाई। तंबाकू छुड़ाने के लिए 2 ही रैप्टे काफी हैं, अगर एक 14-15 साल का कोई है तो व्यक्ति, है ना। लेकिन सोचो अगर वही व्यक्ति अब 40 साल का हो गया है, तो 40 साल का होके तो पिताजी बन गया होगा किसी का ठीक है ना, वो तो अब खुद बाप बन गया, लेकिन उसको अभी भी आदत है सिगरेट पीने की, शराब पीने की, मान लेते हैं, तो उसकी छुड़वानी ज्यादा मुश्किल है क्या? ऑब्वियसली, क्योंकि मास बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना भाई, उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उस तरीके से आप सोच सकते हो। मैं दोनों की एनालॉजी करके बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो किसी भी आदत को तब छुड़वाना आसान है जब उम्र कम हो, और लगवाना भी आसान है जब उम्र कम हो। एक बड़ी एज होने के बाद ना कोई आदत छूटती भी नहीं है और कोई नई आदत लगती भी नहीं। इसलिए आपने सोचा होगा, इसलिए आपने ये बात सुनी भी होगी कि भाई जो अच्छी राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, क्लासेस होती है, उसमें 6th क्लास में बच्चों को ज्वाइन करवाते हैं, 5th क्लास में ज्वाइन करवाते हैं कि राइटिंग इसकी अच्छी सुधरे, ठीक है ना। क्योंकि 12वीं हो गई, 11वीं 12वीं में आ गए अगर एक बार, तो फिर राइटिंग को कोई सुधार नहीं सकता भाई, फिर जैसी राइटिंग हो गई ठीक है ना। तो जैसे मेरी है खराब, ठीक है। तो यही बात है कि आपका मास अगर ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या बनने वाला है, ज्यादा बनने वाला है ना। आप खुद इमेजिन करो इस चीज को, अगर कोई बहुत बड़े मास की बॉडी है तो उसको रोकना भी मुश्किल है अगर वो चलती हुई आ रही है तो, और उसको रुकते से चलाना भी मुश्किल है। अगर किसी चीज का इनर्शिया ज्यादा होता है ना तो उसकी स्टेट को चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी फोर्स लगानी पड़ती है अगर आपको उसको चेंज करना है तो, हाँ या ना। सोचो एक दीवार खड़ी है, क्या उस दीवार को तोड़ना आपके बस की बात है कि हम हाथ मारेंगे और दीवार टूट जाएगी? इतनी कच्ची दीवारें तो नहीं होती है भाई, है ना। अगर एक बढ़िया सीमेंटेड दीवार बनी हुई है और आप आकर के उस पर चढ़ जाओ, हाथ मारो, लात मारो कि उसको तोड़ देंगे हम, तो टूट पाएगी क्या? नहीं भाई, टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा। सीमेंट इतना मजबूत होता है अपने आप में,
और अंदर सरिये भी लगे होते हैं ठीक है ना, तो तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन एक बुलडोजर आएगा तो एक बार में धाड़ खाली कर देगा, हवा में उड़ती जाएगी दीवार। बोलो हाँ या ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा? है ना भाई। एक बुलडोजर अगर आया, वो बुलडोजर आकर के मारता है दीवार को, तो धाड़ उड़ के जाएगी। क्यों? क्यों भाई? आप क्यों नहीं हिला पाए? क्योंकि आपने एफर्ट कम लगाया, बॉडी का मास बहुत ज्यादा था, वो जो दीवार थी वो बहुत बड़ी थी, तो इनर्शिया क्या था? बहुत बड़ा था, इसलिए आप उस पर कम फोर्स लगा के काम नहीं चला पाए। लेकिन एक बुलडोजर आया, उसने धमाके से मारा धाड़ जोरदार, तो खूब फोर्स लगाई, तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। समझ रहे हो ना बात को? तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, और इनर्शिया को तोड़ने के लिए फोर्स क्या लगानी पड़ती है? ज्यादा लगानी पड़ती है। एक ट्रेन को और एक साइकिल को, दोनों में से किसको रुकते से चलाने में, रुकी हुई है ट्रेन भी साइकिल भी, से चलाने में ज्यादा एफर्ट लगेगा? ऑब्वियसली ट्रेन को, क्योंकि उसने बहुत सारे डब्बे खींच के लेके आने हैं है ना। और साइकिल में तो क्या ही है, बैठे और पैडल मारा और चल पड़े ठीक है ना। और अगर सोचो, एक साइकिल चलती आ रही है और एक ट्रेन चलती आ रही है, दोनों में से किसको रोकना ज्यादा मुश्किल है? ऑब्वियसली ट्रेन को। यानी ट्रेन का मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, इसलिए उसको रुकते से चलाना भी मुश्किल है और चलते से रोकना भी क्या है? मुश्किल है। समझ में आया? दिस इज इनर्शिया। तो ये जो जिद है ना, ये मास के साथ बड़ी होती है। मास ज्यादा तो इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। 3 प्रकार का इनर्शिया होता है, रेस्ट वाला, मोशन वाला और डायरेक्शन वाला। आइए तीनों को पढ़ते हैं, है ना। आइए तीनों को समझते हैं। देखो यार, एनिमेशन है आपके लिए, है ना, तो इसलिए एनिमेशन को मजे लेकर के समझिएगा, मजे लेकर के पढ़िएगा, ठीक है। देखो यार, हाँ, तो हो क्या रहा है? देखो, एक कार के अंदर एक जिराफ बैठा है, ठीक है ना, और कार आकर के टकरा गई किससे? दीवार से। कार में जो जिराफ बैठा है उससे आके दीवार टकरा गई, है ना। दीवार उससे कार आकर के दीवार से टकरा गई। और आप देखो कि जो ये जिराफ है, इसने अपनी मुंडी को आगे ऐसे झुका लिया, इसने अपनी मुंडी को आगे ऐसे झुका लिया, इसकी मुंडी आगे ऐसे झुक गई है, क्योंकि ये पहले से मोशन में था, ये पहले से ही मोशन में था, तो इसकी मुंडी अभी भी मोशन में ही रही, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या था? मोशन में रहने का। बात को समझो, बात को समझो। यहां पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि गाड़ी और जिराफ दोनों ही पहले मोशन में थे। पीछे मत देखो, अभी मुझे देखो, खाली मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, देखो मैं आ गया, मुझे देखो, ठीक है पीछे अभी एनिमेशन मत देखा, मुझे देखना अभी, ठीक है। गाड़ी में जिराफ है, गाड़ी चल रही है तो जिराफ भी चल रहा है, यानी दोनों किस में है? मोशन में है, ठीक है। अब मुझे बताओ, दीवार से कौन टकराया? गाड़ी। तो गाड़ी का इनर्शिया तो चेंज हो गया, यानी मोशन से रेस्ट पे आ गया। लेकिन जिराफ कह रहा भाई मैं तो नहीं टकराया। क्या दीवार डायरेक्टली जिराफ से टकराई है क्या? नहीं। तो जिराफ बोलेगा भाई, जिराफ की गर्दन बोलेगी भाई मैं क्यों चेंज करूं अपना इनर्शिया, मैं तो मोशन में ही रहूंगी। तो मोए मोए हो गया, इसका मोए मोए हो गया, देख लो समझे ना। तो जिस पर फोर्स लगेगी इनर्शिया उसी का बदलेगा, ध्यान रखना। जिस पर फोर्स लगती है इनर्शिया उसी का ही चेंज होता है। नीचे वाला एग्जांपल भी आप देख सकते हो, है ना। नीचे वाला एग्जांपल क्या हो रहा है? भाई आ रहा बाइक पर और दीवार से टकरा गई, तो बाइक रुक गई, लेकिन आदमी नहीं रुका, आदमी चलता रहा। आदमी मोशन में था, बाइक भी मोशन में थी, दोनों मोशन में थे, लेकिन टक्कर किसकी हुई? टक्कर केवल बाइक की ही हुई, आदमी की डायरेक्ट टक्कर नहीं हुई है। तो आदमी क्यों रुकेगा? आदमी बोलेगा भाई मेरी बॉडी तो चलती रहेगी, तो चल रही है, चलते चलते उड़ गया। क्या बात समझ में आई? तो अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन को ही कंटिन्यू करना चाहती है जब तक कि कोई फोर्स आकर के ना लगे। तो जैसी फोर्स आके लगी वो रुक गई, लेकिन बाकी चीज बोलती है भाई मैं तो मोशन में रहूंगी। जैसे ये पेन है, मान लो ये पेन है, ठीक है ना, ये देखो मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया इसको, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको हाथ को चलाता हूं, ठीक है, और अचानक रोक दूंगा, आप देखना किस तरफ झुकेगा ये, किस तरफ झुका? आगे की तरफ। फिर से देखो, फिर से देखो, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, रुक गए। कहां झुका? आगे, क्योंकि अपर पार्ट जो इसका था ना वो अभी भी मोशन में रहना चाहता था, लोअर पार्ट रेस्ट में आ गया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब भी हम किसी गाड़ी में, बस में, ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और वो अचानक से रुकती है तो हम आगे की तरफ झूलते हैं। क्यों झूलते हैं? क्योंकि हमारे पैर तो नीचे टच हो रहे हैं, वो तो रुक गए हैं, उन पर तो डायरेक्ट फोर्स लगी है, लेकिन अपर बॉडी पर तो डायरेक्ट फोर्स नहीं लगी ना, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम आगे को झुकते हैं। समझ में आया? तो यह है इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन को ही कंटिन्यू करना चाहती है बॉडी। और आइए अब समझते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। देखो एक एग्जांपल, इसमें हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि पत्ते पड़े हैं जाले पर, एक जाली डाल रखी है, उसमें पत्ते पड़े हैं, सूखे सूखे पत्ते पड़े हैं, और ऊपर से एक आदमी इस जाली पर कूदता है। तो आप देखो पत्ते वहीं के वहीं रह गए, लेकिन जाली सारी नीचे आ गई। देखो जाली मोशन में आ गई, लेकिन पत्ते अभी भी रेस्ट पे ही हैं, देख रहे हो?
जाली मोशन में आ गई है क्योंकि फोर्स डायरेक्टली किस पर लगी, पत्तों पर नहीं, फोर्स डायरेक्टली लगी जाली पर। तो जाली तो नीचे आ गई लेकिन पत्ते वहीं के वहीं रह गए। आप इसको इससे भी रिलेट कर सकते हो कि भाई ये पत्ते जो हैं वो रेस्ट पर हैं, जाली भी रेस्ट पर थी, लेकिन जो वो आदमी आके गिरा उसने किस पर फोर्स एक्सर्ट करी, जाली पर। तो जाली का मोशन, जाली का इनर्शिया बदल गया, उसका रेस्ट से मोशन बन गया, लेकिन पत्तियां तो रेस्ट की रेस्ट पर ही रह गई, वो तो मोशन में नहीं आ पाई। आई ग्रेविटी बाद में लगी तो धीरे धीरे आई, उस टाइम तो नहीं आ पाई क्योंकि उस पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगी थी। एक और एग्जांपल लो, देखो क्या हो रहा है। ग्लास रखे हैं, ग्लास में कुछ मजेंटा मजेंटा पिंक पिंक कलर का पानी है ना, और उसके ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, प्लेट के ऊपर सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर अंडा है ना। आप देखो आराम से क्या हो रहा है। इस भाई ने क्या किया, इसने प्लेट को झटका मारा, प्लेट को खिसका दिया। अब प्लेट जैसी खिसकी, ये अंडा कहां गिरा, अंडा जाके गिरा, अंडा जाके गिरा किसमें, अंडा जाके गिरा ग्लास में, है ना। अंडा जाके किसमें गिरा, ग्लास में गिरा। समझे बात को। तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। देखो देखो फिर से देखो, फिर से देखो, किसको झटका मारा, किसको धक्का मारा, प्लेट को। अंडा बोले मैं क्यों जाऊं, जिसको झटका पड़ा वो जाए। प्लेट को झटका पड़ा ना, प्लेट को फोर्स पड़ी ना, फोर्स से प्लेट चली गई, प्लेट का इनर्शिया बदल गया। अंडा कह रहा मुझ पर थोड़ी लगाई है फोर्स, मैं क्यों जाऊं, मैं तो रेस्ट पे ही रहूंगा। तो रेस्ट का रेस्ट पे ही रह गया वो, और ग्रेविटी से बाद में पानी में गिर गया। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये थे इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल, और ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल, ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि भाई बॉडी पहले से रेस्ट में थी और रेस्ट को ही मेंटेन करना चाहे। बॉडी पहले से मोशन में थी तो मोशन को ही मेंटेन करना चाहे, लेकिन जिस पार्ट पर फोर्स लग गई है वो पार्ट अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री व्हेन इट इज शेकन विगरसली। हाँ जी, जब एक ट्री को, यह सवाल बड़ा जाना माना है, जब एक ट्री को कस के हिलाया जाता है ना, तो उसके फल, फ्रूट और पत्तियां जो है वो सब नीचे आके गिर जाते हैं। कारण क्या है, क्यों गिर जाते हैं नीचे आके, क्योंकि भाई आपने फोर्स लगाई है पेड़ के तने पर, तो तना तो आ गया मोशन में, लेकिन पत्ते, फूल और फल जो है वो बोलते हैं भाई हम तो रेस्ट में, हम क्यों आए, हम तो नहीं आ रहे, हम तो रेस्ट में थे, हम तो रेस्ट में ही रहेंगे। तो इसलिए वो डिटैच हो जाते हैं, इसलिए वो टूट के गिर जाते हैं, है ना, क्योंकि पूरा पेड़ तो मोशन में आ गया लेकिन एक पर्टिकुलर पार्ट रेस्ट में है, तो उसका डिटैचमेंट हो जाता है, वो उसकी जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है, इसलिए वो फ्रूट जो है वो नीचे गिर जाता है, वो फूल जो है वो नीचे गिर जाते हैं, वो पत्ते जो हैं सूखे सूखे वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो मजबूती से जुड़ा पत्ता है वो साथ साथ झूलेगा, वो नहीं आएगा नीचे, वो नहीं टूटेगा, वो नहीं टूट के अलग होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझ सकते हो, है ना। बाकी एग्जांपल भी मैंने डिस्कस किए हैं, है ना। ये कार्ड वाला वही था जो अभी दिखाया आपको, है ना। ये कार एब्रप्टली एक्सेलरेट करेगी, ये भी मैंने आपको अभी भी बताया। ऐसे ही मोशन के भी एग्जांपल हैं इनर्शिया, ये आप आराम से पढ़ना, ये आपको पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी मैं डलवा दूंगा, है ना। नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होगा और कमेंट सेक्शन का भी पहला पिन कमेंट जो होगा वहां पर आपको ये बैच का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहां से अपने आप पढ़ते रहना इस चीज को, है ना। मैं साइड भी जाता हूं, आप अभी पढ़ना चाहते हो अभी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ पहला देखो, कह रहा सीट बेल्ट्स टाइटन इन अ कार व्हेन इट स्टॉप्स क्विकली। देखो भाई अचानक से अगर गाड़ी रुकती है ना, अचानक से अगर गाड़ी रुकती है तो हम लोग आगे को झूलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को नहीं पता कि रुकना है। लोअर बॉडी तो ग्राउंड के साथ रेस्ट में आ गई, लेकिन अपर बॉडी रेस्ट में नहीं आ पाई, अपर बॉडी अभी भी मोशन में ही थी, तो बेल्ट लगा ली गई ताकि वो एक ही पार्ट बन के रहे, ठीक है ना। इस तरीके से आप बाकी पढ़ सकते हो, है ना। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। और ऐसे ही एक इनर्शिया और होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला। देखो भाई सिंपल सी बात है, जब तक फोर्स नहीं लगाई डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर आप सीधे चल रहे हो तो सीधे ही चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे। अगर आपने हैंडल नहीं मोड़ा तो हैंडल मोड़ दिया तो मुड़ जाओगे, सीधी सी बात, क्लियर है ना बात। और इसका एक एग्जांपल यह बनता है कि आप जब एक हिली एरिया से राइड कर रहे होते हो, हिली एरिया पर जा रहे हो, तो ऐसे 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 से बस जा रही है, तो सारे पैसेंजर जो अंदर बैठे ना वो कभी इधर झूलते हैं, कभी इधर झूलते हैं, कभी इधर झूलते हैं, कभी इधर झूलते हैं। अगर बस वाले ने राइट को मोड़ा तो सारे लेफ्ट को झूलेंगे, और बस वाले ने लेफ्ट को मोड़ा सबके सब राइट को झूलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में वो कहीं नहीं झूल रहे, मैं आपको बताऊं, वो अपने इनर्शिया को मेंटेन करना चाह रहे हैं। बस सीधी चल रही थी, वो सीधा चलना चाह रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, स्टीयरिंग घुमाया तो बस पूरी घूम गई, बस पूरी राइट की तरफ जा रही है, और जो पैसेंजर बैठा वो कह रहा मैं तो सीधा रहूंगा।
मैं तो सीधा रहूंगा। तो उसके जो पैर हैं वो तो चले गए राइट को, लेकिन अपर बॉडी ऐसे हो गई। समझ रहे हो ना भाई? देखो ना, मान लो ये पैसेंजर है, इसका जो पैर है वो तो चला गया राइट को, तो अपर बॉडी क्या हो जाएगी? ऐसे नहीं हो जाएगी? ये ट्विस्ट नहीं हो गई थोड़ी सी? भाई लोअर बॉडी अगर आगे चलेगी तो अपर बॉडी देखो ऐसे नहीं हो गई क्या? तो इसलिए इधर को गिरते हैं। और ऐसी लेफ्ट घुमाएगा, अगर बस वाला, बस ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाएगा तो पैर नीचे जुड़े हुए हैं, वो चले गए लेफ्ट में, वो चले गए लेफ्ट में, तो पर्सन कहां आएगा? पर्सन का सिर कहां लगेगा? राइट में लगेगा। तो इसलिए हम उल्टी तरफ झूलते हैं। अगली बार जब भी जाओ ना इस ट्रिप में, ऐसा कोई आपने ट्रिप देखा हो जहां पर ऐसे ऐसा ऐसा रास्ता हो, जिगजैग रास्ता हो, तो वहां पे आप ये चीज फील करना कि जब वो लेफ्ट मोड़ रहा है तो सब राइट को झूल रहे हैं, जब राइट मोड़ रहा है सब लेफ्ट को झूल रहे हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज आते हैं हम लोग भाई अपने पहले लॉ की तरफ, है ना, विच इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। लगभग 1 घंटा पहले बातों को समझाना पड़ता है, तब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होते हैं, है ना। तो इसके लिए लगभग 1 घंटा मेरे ख्याल हो गया है, 50 मिनट लगभग हो गए हैं। ठीक है ना। तो भाई देखो, इतनी सारी तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके बच्चे को पहला लॉ समझ में आता है। लेकिन अब आगे आने वाले लॉज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। पहले के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके पक्के हैं, क्लियर हैं, तो फिर कोई समस्या नहीं आती आपको इस चैप्टर को समझने में। पहला लॉ है बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहता है ये लॉ? ये बस इतना ही कहता है कि भाई कोई चीज रुकी हुई है, रुकी रहेगी, चल रही है, चलती रहेगी, जब तक कोई फोर्स आकर के ना लगे, यानी इनर्शिया ही मेंटेन रहेगा। अभी तक यही तो पढ़ा हमने कि इनर्शिया ही मेंटेन रहेगा जब तक आके कोई एफर्ट ना लगाए, है ना। वही वाली बात याद करो कि अगर आप सुबह 9 बजे तक सो रहे हो तो इट इज वेरी हाई चांसेस कि आप 11-12 बजे तक भी सोते ही रहोगे, क्योंकि मम्मी ने आकर के आपको चप्पल या फिर बेल्ट या फिर झाड़ू या फिर वाइपर से आकर के आपको नहीं उठाया, है ना। आपका श्रृंगार नहीं किया, सुबह सुबह वाला जो श्रृंगार होता है वो आपका नहीं किया, तब तक आप नहीं उठोगे, है ना। तो वही वाली बात है कि भाई एक बॉडी जो है वो रेस्ट की रेस्ट पर ही पड़ी रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन वाली यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आकर के ना लगे। एक्सटर्नल बोला यानी बाहर से आनी चाहिए, अनबैलेंस बोला क्योंकि बैलेंस फोर्स तो कोई काम करती नहीं, इसलिए देखो लिखा हुआ है यहां पर, लिखा हुआ है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अ बॉडी विद यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल यानी बाहर से आने वाली कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। बाहर से फोर्स ही आएगी, अंदर से तो फोर्स आ नहीं सकती, बाहर से फोर्स आएगी और अनबैलेंस ही आनी चाहिए। बैलेंस फोर्स तो कोई काम करती नहीं, आपको पता ही है। बैलेंस फोर्स का मतलब तो फोर्स ही नहीं है, तो फिर इनर्शिया चेंज कैसे होगा, स्टेट चेंज कैसे होगी? सही बात है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं भाई, है ना। इन अदर वर्ड्स, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी चेंज्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। समझ गए ना। एक बॉडी का इनर्शिया केवल तभी ही चेंज हो सकता है, एक बॉडी का इनर्शिया केवल तब ही चेंज हो सकता है जब उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए। देखो लिखा हुआ है, inertia of a body can only be changed when a force is applied on the body. In simpler words, the force is required to change the state of the body. साफ बात लिखी हुई है। कह रहे भाई सीधी सी बात बोले तो फोर्स चाहिए स्टेट में चेंज लाने के लिए, फोर्स नहीं है तो स्टेट में चेंज भी नहीं है। ठीक है ना। फोर्स नहीं है तो स्टेट में चेंज भी नहीं है। ये सिंपल सा लॉ था, है ना। कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है इसका, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है इसका, ठीक है ना, जो कि आपको दिक्कत दे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पर आ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है मोमेंटम, है ना। देखो मोमेंटम को अगर आपको समझना है ना तो एक छोटी सी बात याद रखना, आप चोट इमेजिन करो, चोट जो चोट लगती है ना अपने को, वो चोट इमेजिन करके देखो बस, और कुछ नहीं, आपको मोमेंटम समझ में आ जाएगा। मोमेंटम का मतलब पता है क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना। ऐसा करने से क्या होगा? अगर हमने मोमेंटम को, पहले मैं एक बार ये पूरी थ्योरी पढ़ देता हूं आपके लिए, है ना, उसके बाद मैं इसको समझाता हूं। इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी मोशन की क्वांटिटी कितनी है, मतलब बॉडी में मास कितना ज्यादा है और वो चल कितनी तेज रहा है। जैसे एक ट्रक है, मान लो पूरा भरा हुआ ट्रक है और पूरा भरा हुआ ट्रक आपके सामने आ रहा है, तो इमेजिन करो क्या आप उसके सामने खड़े रहना चाहोगे भी? क्या नहीं, क्योंकि चोट पहुंचाएगा। सीधी सी बात है, चोट पहुंचाएगा, है ना। एक भारी ट्रक, एक बड़ा सा ट्रक आपके सामने आ रहा है जिसका मास बहुत ज्यादा है, वो आपके सामने आ गया, चलता हुआ बहुत तेजी से स्पीड से चलता हुआ आपके सामने आ रहा है, तो आप उसके सामने खड़े रहना पसंद नहीं करोगे। कारण क्या है भाई? चोट बहुत ज्यादा पहुंचा देगा, समझ रहे ना। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो इसलिए इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं, है ना। और वो होता क्या? ये होता है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई हो रखा है देखो, मास और वेलोसिटी।
किसी बॉडी का मास उसकी वेलोसिटी से क्या हो चले, मल्टीप्लाई हो चले, उसे कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है ना, ऐसे ही मोमेंटम भी वेक्टर है। और इसकी डायरेक्शन पता क्या होती है, वेलोसिटी की ही डायरेक्शन, वेलोसिटी की ही डायरेक्शन। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, वेक्टर क्वांटिटी है और जो इसकी डायरेक्शन होती है, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, सेम एज डायरेक्शन, सेम एज वेलोसिटी। ठीक है ना, जो दिशा वेलोसिटी की है वही दिशा, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन मोमेंटम की होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैं भी दिखाता हूं कैसे आती है, देखो यहां पर, देखो यहां पर, देखो मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू M इंटू वी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू M इंटू वी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ, मास जो कैलकुलेट होता है वो किलोग्राम में होता है, केजी में, और वेलोसिटी जो कैलकुलेट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड में। तो मोमेंटम क्या बन गया, मोमेंटम बन गया केजी मीटर पर सेकंड, बस ये इसकी यूनिट है। ये देखो लिखा हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट है। बोलो जी, बोलो जी, मोमेंटम आ गया केजी मीटर पर सेकंड, मास केजी और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। बोलो भाई, बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना। आइए इस पर कुछ सवाल भी करते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा, इस पर कुछ सवाल भी करते हैं। ठीक है ना, देखो सवाल करने से पहले यहां पर दो केस हैं, ऊपर है केस नंबर 1 और नीचे है केस नंबर 2, है ना। अपन इसको आराम से डिस्कस करते हैं कि केस 1 और केस 2 के अंदर आपका डिसीजन क्या होगा। ठीक है, तो आपका डिसीजन मैटर करता है। यहां पर देख लो भाई, दो गाड़ियां एकदम सेम टू सेम, कौन सी गाड़ी है ये आप कमेंट में लिखना भाई, मुझे तो पता नहीं कौन सी गाड़ी है ना, तुम बेटर जानते हो भाई, है ना। तो ये कौन सी कार है, कोई ना कोई फैमिली कार लग रही है देखने में, है ना, ये कोई वो थार वार तो लग रही है ना, ये फैमिली कार लग रही है कोई ना कोई, आप बताना कमेंट में कौन सी कार है ना। तो ये कार है, सेम कार है, बिल्कुल सेम मॉडल है, सब कुछ सेम है, सेम साल में बनी है, सेम साल में निकली है, एक ही दिन दो गाड़ियां निकाली है मान लो। ठीक है ना, एक गाड़ी 20 से चलती आ रही है, एक गाड़ी 10 से चलती आ रही है, क्या लगता है दोनों में से कौन सी चोट ज्यादा पहुंचाएगी। अगर कोई व्यक्ति इसके सामने खड़ा है ना, है ना, अब तुम मेरे ईंट पत्थर हो है ना, माय डियर नीवियंस, माय डियर ईंट पत्थरों, अगर तुम में से मैं 20 वाली गाड़ी, 20 से जो चलती आ रही है उस गाड़ी के सामने खड़ा कर दूं और 10 से चलती आ रही है उसके सामने खड़ा कर दूं, तो दोनों में से किस में ज्यादा चोट पहुंचेगी। ऑब्वियसली आंसर है ऊपर वाले में। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है भाई, ज्यादा है। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी बेटा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, तो चोट कैसी पहुंचेगी भाई, ज्यादा पहुंचेगी। चोट कैसी पहुंचेगी, ज्यादा पहुंचेगी, है ना। और वेलोसिटी कम हुई, मोमेंटम भी कम हुआ, तो चोट तो पहुंचेगी, लेकिन चोट कैसी होगी बेटा, कम होगी। सही बात है कि नहीं। तो मोमेंटम को चोट से समझना हमेशा, ठीक है, मोमेंटम को हमेशा चोट से समझना, तो ही मजा आएगा। अच्छा यहां देखो, एक ट्रक है और एक कार है। आपको पता है ट्रक बहुत बड़ा मास का होता है, अच्छा खासा ट्रक है। तो देखो पिकअप ट्रक, बहुत पूरा लोड हो जाएगा, सामान इसके अंदर भर जाएगा, है ना, ऐसा तगड़ा ट्रक है, तो है ना। तो एक ट्रक आपके सामने आ रहा है v स्पीड से, v वेलोसिटी से, और कार भी आ रही है v वेलोसिटी से, तो किसके सामने खड़ा होना पसंद करोगे? सर दोनों के सामने ही नहीं, नहीं, चॉइस है आपके पास कि ये या ये, इसके अलावा कोई तीसरी चॉइस नहीं है। या तो इसके सामने खड़ा हो जा या फिर इसके सामने खड़ा हो जा। किसके सामने खड़ा होना पसंद करोगे? तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा सर कार के सामने खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वी से आ रही है मारते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्रक के सामने नहीं सर, ट्रक के सामने हालत खराब हो जाएगी सर। क्यों? क्योंकि गाड़ी का मास कम है, तो मोमेंटम भी क्या होगा जी, कम होगा, तो चोट कैसी लगेगी जी, कम लगेगी। लेकिन यहां पर मास क्या है, ज्यादा है, तो मोमेंटम कैसा होगा, ज्यादा, तो चोट कैसी लगेगी, ज्यादा लगेगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कार। ट्रक हो सकता है 3 गुना मास का हो, किलो कह रहा था मैं, वो गिनो हो गया, है ना। ट्रक जो है वो कार के मास से, गाड़ी के मास से 3 गुना ज्यादा हो सकता है ना। तो फिर वो चोट कैसी पहुंचाएगा, 3 गुना ज्यादा पहुंचाएगा भाई, सीधी सी बात है। आया ना, आया समझ में? ठीक है, तो इसलिए ध्यान रहेगी बात, है ना। चलिए एक क्वेश्चन पर चलते हैं, A body of mass m, एक बॉडी है m मास की जो कि ट्रेवल कर रही है v वेलोसिटी से, चेंजेस इट्स मास एंड वेलोसिटी टू ट्वाइस द प्रीवियस वैल्यू। क्या हो रहा है समझाता हूं। देखो, एक बॉडी थी जिसका मास m था और चल रही थी v वेलोसिटी से, कुछ समय बीता, उसका मास भी दुगना हो गया। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई खुला ट्रक होगा,
उसमें पानी भर गया बारिश का कैसे भी हो सकता है भाई, है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इतना बोल रहा है कि मास दुगना हो गया, चलते 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 मास डबल हो गया, है ना। तो और इसने वेलोसिटी भी क्या कर ली अपनी, डबल कर ली, यानी v की कर ली 2v। तो आपको यह बताना है कि पहला पार्ट इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बॉडी का। आप मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या है। इनिशियल का मतलब पहले वाला मोमेंटम, तो पहले वाला मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी mv, बस आ गया। तो आपको अगर इनिशियल मोमेंटम पता करना है तो वो क्या होगा, m इंटू वी होगा, सही है। दूसरे में क्या पता करना है, फाइनल मोमेंटम बॉडी, फाइनल मोमेंटम क्या होगा भाई, मास इंटू ये वाली वेलोसिटी, मास भी डबल हो गया, वेलोसिटी भी डबल हो गई, तो इसलिए जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2m 2v, 2 2 सा 4 हो गया, यानी 4mv हो गया, हाँ या ना, 4mv हो गया है, तो यस और नो। तो इनिशियल मोमेंटम है mv, फाइनल मोमेंटम है 4mv। तीसरे पार्ट में कह रहा है चेंज निकालो मोमेंटम में। चेंज में क्यों इंटरेस्ट है, इसको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अभी हम सेकंड लॉ पढ़ने वाले, आपको समझ में आएगा कि चेंज में इंटरेस्टेड क्यों है इतना। आप मुझे बताओ किसी चीज में चेंज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मेरी सैलरी आज 100 रुपए है, पर पता है 3 साल पहले कितनी थी, 20 रुपए। आज मेरी सैलरी 100 रुपए है, लेकिन 3 साल पहले मेरी सैलरी पता कितनी थी, 20 रुपए थी। बताओ कितना चेंज हुआ, बताओ कितना चेंज हुआ मेरी सैलरी में। तो आप बोलोगे 80 का चेंज है, 80 का, तेरा घर इसमें जाएगा, 80 का चेंज है, 80 का घर इसमें जाएंगे, है ना। आपने चेंज कैसे निकाला, जो मेरी प्रेजेंट सैलरी है यानी 100 रुपए, और जो मेरी पास सैलरी थी यानी 20 रुपए, दोनों को माइनस किया कि नहीं किया, बस बात खत्म। यही करना है यहाँ पर भी, यही करना है, माइनस करना। चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है। और चेंज को डिनोट पता कैसे करते हैं, डेल्टा पी से। डेल्टा पी, डेल्टा मतलब होता है चेंज इन, पी मतलब मोमेंटम, याद रहेगा। चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा पी से लिखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब बताओ पी फाइनल कितना है सर, 4mv है, और पी इनिशियल कितना है सर, वो तो mv है। तो 4mv में से mv का कितना बचा, 3mv बचा, आया ना, आया ना। तो चेंज क्या आ गया, चेंज आ गया 3mv का। भाई पहले mv था, सोचो पहले mv था, फिर 4mv हो गया, फर्क कितने का आया, 3 का। भाई पहले कोई चीज 1 थी, अब वो चीज 4 हो गई है, तो फर्क कितने का है, 3 का ही तो फर्क है। mv से 4mv हो गया तो 3mv का फर्क है, सिंपल बात, सही है। और लास्ट चीज जो है वो एक मैथ्स का फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे लिखते हैं, इसको इसे ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज। और किसमें पूछा है, फिर मोमेंटम में ही पूछा है इसने। तो पता है क्या होता है, ये होता है चेंज डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। ये फॉर्मूला है इसका, याद कर लो, फॉर्मूले को याद कर लो, मैथ्स का फॉर्मूला है ये पता है क्या, ये प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट है, पढ़ा था ना बचपन में। प्रॉफिट परसेंट क्या होता था, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100, वो क्या है, वो बेस है। कॉस्ट प्राइस इज द बेस, तो ये इनिशियल क्या है, ये बेस है, नीचे बेस को रखते हैं, समझ गए ना। बेस प्राइस को नीचे रखते हैं, ऊपर रखते हैं चेंज को। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट। और लॉस परसेंट क्या था, सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू 100। सीपी यानी बेस प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है यानी बेस प्राइस ज्यादा है, और आपने सेल किया है घाटे में। 10 रुपए का पेन था, 8 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए का घाटा हुआ, है क्या नहीं। तो घाटा डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस बेस प्राइस इंटू में 100, यानी इंटू में 100 करना ही पड़ेगा। परसेंटेज निकालनी है तो इंटू में 100 करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो नीचे बेस रखा है, बेस मतलब इनिशियल जहां से स्टार्ट हुआ है ना, विच इज mv। ऊपर चेंज है, चेंज क्या है, वो है 3mv और इंटू में 100। तो mv से mv खत्म हो गया, 3 इंटू 100 क्या हो गया बेटा, 300%, यानी 300% का परसेंटेज चेंज है, 300% का परसेंटेज चेंज। आया समझ में, आराम से देख लो इसको, आराम से देख लो। इस पर मैं आपको एक सवाल भी करवाता हूं, आइए इस पर आप एक सवाल भी करिए। ये वाला देखो, ये बेटा बैक एक्सरसाइज का सवाल है ना, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ना, इसको करते हैं। देखो क्या लिखा हो, एक हॉकी बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम, ठीक है। एक 200 ग्राम की
मास की हॉकी बॉल है, मास कितना है 200 ग्राम्स। बट देखो ग्राम में कुछ नहीं होना चाहिए यार, फिजिक्स है ना ये, यहाँ पे ऐसा यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ग्राम में नहीं चलेगा, अपने को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये किलोग्राम में आ गया है ना, अभी आ गया केजी में, अभी आ गया केजी में, 200 डिवाइड बाय 1000, मास हो गया 200 डिवाइड बाय 1000 केजी, अब ये केजी में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, एक हॉकी बॉल है जिसका मास इतना है, वो ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, वो जा रहा है आगे 10 मीटर पर सेकंड से, तो जा रहा है 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 जा रहा है, क्या ना हॉकी अट गई रास्ते में, रास्ते में हॉकी ने उस पर मार दिया। अब बॉल भाई हॉकी वाली है तो हॉकी से तो पिटेगी, बॉल हॉकी की है तो हॉकी से पिटेगी ना भाई, तो ये गई और हॉकी से पिटी और पिट के वापस लौट रही है। अब पिट के क्या कर रही है, वापस लौट रही है, वापस लौट तो इसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या, पूछा है आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ, यानी आपसे डेल्टा पी पूछा इसने कितना हुआ। अब आप मुझे बताओ डेल्टा पी निकालने का क्या फॉर्मूला था, आप डेल्टा पी कैसे निकालते थे? सर पहले हमें इनिशियल मोमेंटम चाहिए, फिर हमें फाइनल मोमेंटम चाहिए, है ना, और फिर हम दोनों को माइनस कर देंगे, बहुत सिंपल है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, यही करेंगे ना, यही करेंगे ना, फॉर्मूले आपके सामने, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, फटाफट फटाफट चालू हो जाओ, करो इसको, पॉज कर दो बेटा, वीडियो पॉज करिए, है ना, और प्रैक्टिस करिए इस सवाल की, ट्राई करो आप। चलिए होपफुली आप सभी ने अपने अपने आंसर्स को कमेंट में लिखा होगा, नहीं लिखा तो अभी फिर लिखिए, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और कमेंट में आंसर लिखो जल्दी से। चलिए आप सभी ने कमेंट में आंसर किया होगा, मैं बाद में जरूर पढ़ूंगा, है ना, तो इसलिए भाई नजर हमेशा होती है टीचर बच्चों, बताओ तो आंसर लिखे होने चाहिए भाई नीचे। देखो भाई इनिशियल मोमेंटम में क्या हो रहा है, हम मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल में क्या होगा, मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और मास तो उतना ही है, तो मास पहले कितना है भाई 200 डिवाइड बाय 1000, और बाद में भी इतना ही है 200 डिवाइड बाय 1000, सही है। अच्छा अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, वो तो 10 है, और फाइनल कितनी है सर, वो तो 5 है। जिन बच्चों ने 5 लिखा है उनका आंसर गलत आएगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा -5। वेलोसिटी है बेटा, डायरेक्शन के साथ आएगी। अगर 10 इस तरफ लिया है तो टक्कर खा के 5 इस तरफ आ रहा कि नहीं आ रहा, माइनस कौन लेगा भाई, है भाई ईंट पत्थर, माइनस कौन लेगा, तुझे ही लेना पड़ेगा भाई, है ना, तो माइनस लो, यहां पर माइनस लेना पड़ेगा, सही है। अब लिख दो 3 0 से 3 0 कट गए, ये कितना आ गया, ये तो 2 ही आ गया, ये तो 2 आ गया, है ना, और ये कितना आएगा 2 0 से 2 0 कट गए, 5 1 5 5 2 10, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, ये -1 आ गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो इनिशियल मोमेंटम तो 2 है, फाइनल मोमेंटम है -1। अब रखते हैं फाइनल मोमेंटम कितना है -1, इनिशियल कितना है +2, है ना, ऐसे रख दे इसको, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, यानी -1 -2 कितना हो गया, -3 हो गया, 3 kg मीटर पर सेकेंड, यूनिट तो वही रहेगी ना जो मोमेंटम की है, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है ना, तो आपने ध्यान रखना है प्लस और माइनस का खासकर, ठीक है, अगर इधर प्लस लिया है तो इधर माइनस लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो आपको वो लेकर के चलना पड़ेगा, मोमेंटम का साइन फिर इसलिए चेंज हो जाए, ठीक है, समझ में आया। चलिए आते हैं बेटा हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ पर, है ना, बारी आ गई अब न्यूटन का सेकंड लॉ आपको समझा दिया जाए। देखो अभी अभी हमने ना चेंज इन मोमेंटम की चर्चा करी है, थोड़ा सा विस्तार में बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम को लेकर, ध्यान से समझना और ध्यान से देखो। मान लो कि कोई कार है ना, एक कार बना लेता हूं सुंदर सी, और इस कार की कॉपियां भी बना लेता हूं, वैसे तो ट्रक बन गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, ट्रक बन गया तो ट्रक सही। कितने ट्रक बना दिए, 6 ट्रक बना दिए, है ना। आओ केस नंबर 1, केस 1, केस 2 और केस 3। ध्यान से सुनिएगा भाई, हम पूरी एनालॉजी ढंग से लेंगे, है ना, और हर एक चीज को पूरा विस्तार में समझेंगे कि भाई क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन साहब का, ठीक है ना, न्यूटन साहब ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा। सुनिए भाई, ऐसा है कि भाई ट्रक तो ट्रक ही है, सेम है ना, तो उसको तो अपन 1000 किलो मान लेते हैं कि 1000 kg का ट्रक है, ये भी 1000 का ही है, ये भी 1000 का ही है ना, सब जगह पर वही सेम मास ही है 1000 kg, मास में तो कोई खास चेंज नहीं मानते,
ठीक है, बिना मास के चेंज के भी पूरी बात आपको समझ में आई। ठीक है, आइए केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 में क्या हुआ कि एक 1000 kg का ट्रक था जो चल रहा था 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, कुछ समय के बाद देखा तो वो 50 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। ठीक है, ठीक है, यहां आ जाओ, केस 2 में आ जाओ। एक ट्रक था जो 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और कुछ समय के बाद देखा तो वो 50 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। सर ये तो एक ही बात हो गई। नहीं, एक बात नहीं हुई, एक बात नहीं हुई। तीसरा केस में एक ट्रक था जो 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बीता तो वो 70 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। आइए आइए केस की स्टडी करते हैं एक करके। ठीक है, ये जो ट्रक था जो पहले 30 से चल रहा था, जो बाद में 50 से चलने लगा, ये कारनामा हुआ 2 सेकंडों में। कितनी देर लगी? 2 सेकंड में। 2 सेकंड में 30 से कितना चला गया? 50 चला गया। 2 ही सेकंडों में ये 30 से कितना चला गया? 50 चला गया, है ना। और ये 30 से 50 जाने में लग गए लगभग 10 सेकंड। तो आप मुझे बताओ केस 1 और केस 2 में से किस केस में आपको लगता है ज्यादा फोर्स लगाई गई होगी? किस केस में आपको लगता है फोर्स ज्यादा लगाई गई होगी? भाई अगर एक ट्रक 30 से चल रहा है और उसकी 50 स्पीड करनी है तो 2 ही सेकंड में करनी है, लेकिन ऐसा बोल रखा है 2 ही सेकंड में करनी है, तो भाई जोर से पैर दबाएगा वो जो ड्राइवर होगा, है ना, जोर से पैर मारेगा पेडल पे, है ना, ताकि भागे ट्रक तेजी से। तो 2 सेकंड के अंदर अंदर अगर 30 से 50 लेके जाना है और 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर 30 से 50 लेके जाना है, तो कब ट्रक ड्राइवर जो है वो तेज पैडल मारेगा? ऑब्वियसली सर केस 1 में। तो मुझे बताओ फोर्स कहां पर ज्यादा जनरेट होगी? केस नंबर 1 में। समझ में आया भाई? समझो बात को। गया तो ये भी 30 से 50 ही है और गया ये भी 30 से 50 ही है, लेकिन ये गया है कम टाइम में और ये गया ज्यादा टाइम में। यानी यहां पर टाइम भी मैटर करता है। मोमेंटम का चेंज तो सेम है। देखो ना, 1000 इंटू 30 करेंगे और 1000 इंटू 50 करेंगे, जो चेंज आएगा, और 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 50 करेंगे, जो चेंज आएगा वो चेंज तो सेम ही होगा। यानी इन दोनों केसेस के अंदर जो डेल्टा पी है वो तो सेम ही है, मोमेंटम का चेंज तो सेम ही है, लेकिन टाइम देखो, टाइम देखो, यहां पे टाइम कम है और यहां पे टाइम क्या है बेटा? ज्यादा है। तो भाई मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है, बात को समझो, मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है वो यहां कम टाइम में हो रहा है, यानी यहां पर फोर्स ऑब्वियसली एफर्ट जो है वो ज्यादा लगेगा होंगे, ज्यादा फोर्स लगाई गई होगी। और यहां पर आराम आराम से हो रहा है, टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, 10 सेकंड का टाइम है, टाइम ज्यादा है, तो यहां फोर्स क्या लगी होगी बेटा? कम लगी होगी। क्या समझ में आया? फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब है कि मोमेंटम में चेंज तो लाना ही है। वो तो यहां भी आया 30 से 50, मोमेंटम का चेंज है क्या? हाँ है। 30 से 50 मोमेंटम का चेंज है क्या? हाँ है। अच्छा, क्या सेम चेंज है क्या? हाँ, ये भी 30 से 50 ही आया, ये भी 30 से 50 ही आया, मोमेंटम का चेंज तो सेम है, लेकिन वही चेंज को एक बार जल्दी लाया गया और एक बार धीमे धीमे लाया गया, धीरे धीरे लाया गया। किस केस में धीरे धीरे लाया गया? नीचे वाले केस में। तो वहां पर फोर्स कम लगाई गई होगी, इसलिए धीमा धीमा चेंज आया, और यहां पर फोर्स ज्यादा लगाई गई होगी, इसलिए तेजी से चेंज आ गया। क्या समझ में आ रही है बात? तो जहां पर टाइम कम वहां पर फोर्स ज्यादा, जहां पर टाइम ज्यादा वहां पर फोर्स कम। सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं केस 3 को केस 2 से कंपेयर करके दिखाऊं आपको कि भाई 30 से 70 गया 10 सेकंड में, 10 सेकंड में, तो आप बताओ केस 2 और केस 3 किस केस में फोर्स ज्यादा लगी होगी? किस केस में फोर्स ज्यादा लगी होगी? 30 से 50 आया है 10 सेकंड में, और ये 30 से 70 आया है 10 सेकंड में। टाइम तो सेम है, इस बार टाइम तो सेम है, लेकिन आप चेंज तो देखो, चेंज तो देखो, ये 30 से 50 आया, 30 से 70 आया, यहां पर तो 20 की स्पीड का ही चेंज है, यहां पर तो 40 की स्पीड का चेंज है भाई, यानी मोमेंटम का चेंज यहां पे कम है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, है ना, केस 2 और केस 3 को कंपेयर करूं, तो यहां पर टाइम तो सेम है, हाँ या ना, टाइम तो सेम है, लेकिन भाई मोमेंटम का चेंज यहां पे कम है, तो फोर्स यहां पे कम होगी, और यहां मोमेंटम का चेंज ज्यादा है, तो फोर्स यहां पे क्या लगी होगी? ज्यादा लगी होगी। यानी भाई इतनी बात अपने को समझ में आती है, ये 2 केसेस, ये 3 केसेस की
2 बार स्टडी करके अपने को यह बात समझ में आती है कि फोर्स का मतलब केवल मोमेंटम का चेंज ही नहीं होता, वो मोमेंटम का चेंज कितनी तेजी से आ रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आया ना, आया ना। इसलिए हमारे इस लॉ का नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी मोमेंटम में चेंज तो चाहिए, लेकिन वो चेंज किस रेट से आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। माने ये जो फोर्स होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के चेंज के, नो डाउट। कि जितना मोमेंटम में चेंज लाना चाहते हो, यानी जितनी स्पीड बढ़ाना या घटाना चाहते हो, ज्यादा बढ़ाना घटाना चाहते हो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कम बढ़ाना घटाना चाहते हो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन टाइम भी इंपॉर्टेंट है जी, टाइम भी इंपॉर्टेंट है। आप कितने टाइम में वो चेंज लाना चाह रहे हो, किस रेट से आप मोमेंटम में चेंज लाना चाह रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी फोर्स का जो असली लॉ है ना, वो ये है, असली फॉर्मूला जो बनेगा वो यहीं से बनेगा फोर्स का। दिखाऊं? दिखाता हूं। देख, फोर्स प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम की। मैं फोर्स को डिनोट करता हूं एफ से, प्रोपोर्शनैलिटी डिनोट होती है यहां से, चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी और टाइम होता है टी से। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इक्वल टू लगेगा, के नाम का कांस्टेंट लगता है। ये मैथ्स वालों ने प्रथा बना रखी है भाई, है ना। ये हमने नहीं किया। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा के यहाँ कांस्टेंट लगा दो, ऐसे काम हमारे फिजिक्स वालों के नहीं है, ये मैथ वालों ने करे हैं। बाद में पता क्या बोलते हैं, बाद में बोलते हैं इसको 1 ले लो तुम तो ठीक है भाई, फिर हमने 1 ले लिया इसको, फिर हमने इसको 1 ले लिया के को, है ना। तो ये F बराबर क्या हो गया, F बराबर हो गया डेल्टा पी बाई टी। ऊपर लिखता हूं थोड़ा इसको, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये असली फॉर्मूला है फोर्स का, ये फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला है डेल्टा पी बाई टी। ये फोर्स का असली फॉर्मूला है डेल्टा पी बाई टी। एक बार फिर से पढ़ लो जरा, लॉ क्या है। कह रहा है जो चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट होता है ना, यानी मोमेंटम में चेंज आप धीरे लाए हो या तेज लाए हो, रेट का मतलब होता है कोई काम धीरे करना या तेज करना। सही बात है कि नहीं? अरे ये पहले भी पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डन, वेलोसिटी, आ रहा है यार। ये सब मोशन चैप्टर में पढ़ा। रेट कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। आप रेट से इतना समझा करो कि कोई काम तेजी से हो रहा है या कोई काम धीमे धीमे हो रहा है। तो भाई मोमेंटम का जो चेंज है उसका रेट कितना है, अगर ज्यादा बड़े रेट से हो रहा है यानी बहुत जल्दी हो रहा है तो फोर्स ज्यादा लगी होगी, है ना। यही तो हमने पढ़ा कि टाइम अगर कम है तो फोर्स ज्यादा है, और अगर मोमेंटम का चेंज ज्यादा है तो भी फोर्स क्या है, ज्यादा है। यही तो स्टडी पीछे से करी है हमने। यानी भाई मोमेंटम का चेंज भी चाहिए और वो भी कम टाइम में, तो फोर्स ज्यादा लगाओ। और मोमेंटम का चेंज चाहिए थोड़ा और ज्यादा टाइम में, तो फोर्स कम लगा लो। बात समझ में आई ना भाई? भाई अगर आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हो तो पक्की बात है कि मोमेंटम में चेंज बड़ा लाओगे और लाओगे भी जल्दी। लेकिन अगर आप फोर्स कम लगा रहे हो, ढीली ढीली फोर्स लगा रहे हो, ज्यादा तेज धक्का नहीं मार रहे, हौले हौले धकेल रहे हैं, तो मोमेंटम में चेंज भी कम आएगा और आएगा भी धीरे धीरे। क्या समझ में आया? तो फोर्स दोनों बातों पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो F प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाई टी, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। अब इसी से हम लोगों ने फॉर्मूला बना रखा है ना। इसी से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं क्या, देखो यार, आपको पता है कि जो F आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा पी बाई टी। हाँ सर सही बात। और डेल्टा पी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टी। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर। और फाइनल मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। मास ले लो कॉमन, सर मास कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आया, ब्रैकेट में आया v माइनस यू बाई टी। इसको पहले भी कहीं देखा कि नहीं देखा? हाँ सर, एक्सेलरेशन है ये। बोलो भाई F इज इक्वल टू ma आ गया कि नहीं आ गया? बोला था ना इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे, कर दिया। F इज इक्वल टू ma। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों फॉर्मूले जरूरी है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी भी याद करना और F इज इक्वल टू ma भी आपको याद करना है। दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल फॉर्मूला ये, OG फॉर्मूला ये है, इसे तो डिराइव किया गया। दिस इज OG फॉर्मूला, ये डिराइव्ड फॉर्मूला। समझ गए ना? ये ओरिजिनल फॉर्मूला, ये डिराइव्ड फॉर्मूला। सही है, सही है भाई, है ना। इस पर भी एक सवाल करते हैं, आ जाओ। हाँ ये रहा। An object of mass 100 kg is accelerating uniformly from velocity 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. भाई ये सवाल NCERT बैक एक्सरसाइज का, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल देखो।
क्या कह रहा है, एक मास है 100 kg का, 100 किलो का, उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी पहले 5 की स्पीड थी, 6 सेकंड बिता दिए, 6 सेकंड बिता दिए, 6 सेकंड तक लगातार फोर्स लगाते रहे और इसकी स्पीड 5 से हो गई 8, है ना? ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? चेक कर लो, चेक कर लो। यही कह रहा ना सवाल, यही कह रहा है ना सवाल, है ना, कि 100 किलो का मास था, 5 से चल रहा था और 6 सेकंड तक लगातार फोर्स लगाते रहे। अब ये किससे चल रहा है? अब ये 8 से चल रहा है। ठीक है, तो आप बताइए कि इस पर हाँ, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसका फाइनल मोमेंटम कितना है और इस पर फोर्स कितनी लग रही है, तीनों आपको निकालने हैं। आओ करते हैं, आओ करते हैं बेटा। इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी होगा, फाइनल मोमेंटम जो होगा वो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी होगा, और जो फोर्स होता है वो होता है डेल्टा पी बाई टी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। आप यहां पर एमए से भी कर सकते हो, उसी से तो आया है वो, उससे भी हो सकता है, लेकिन वो चाह क्या रहा है आप ये समझो ना, वो चाह रहा है कि आप ये फॉर्मूला लगाओ, आप F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी को लगाओ, तभी तो वो इनिशियल फाइनल की बातें कर रहा, नहीं तो ना करता, वो सीधा बोलता चल भाई फोर्स निकाल। अगर उसने आपसे इनिशियल निकलवाया है, फाइनल निकलवाया है, तो उसकी इज्जत तो रखो। ठीक है, आओ देखो, आओ देखो, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कितना है 100, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, कितना आ गया बेटा 500 kg मीटर पर सेकंड आ गया। मास इंटू वेलोसिटी देखते हैं, मास कितना है 100, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8, कितना आ गया, ये आ गया 800 kg मीटर पर सेकंड। सही है, तो यहां पर फाइनल रखो, फाइनल कितना है 800, इनिशियल कितना है 500, टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम कितना है 6 सेकंड। बोल भाई 800 में से 500 का कितना बचा 300, 300 बटा 6 काटा तो 50 न्यूटन इज द आंसर, है ना भाई? मैच हो गया, आंसर मैच होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपने मैच करना है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का, यानी वैल्यू कितनी है फोर्स की 50 न्यूटन। समझ गए? तो इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है, ठीक है, सवालों में। चलिए, बड़े ही प्यारे कंसेप्चुअल सवाल पर आते हैं। सवाल है, Why does the cricketer draw his hands backwards while catching a ball? आपने देखा होगा, है ना, आपने देखा होगा कि जब भी कोई बॉल पकड़ता है अपने हाथों को ऐसे पीछे लेकर के जाता है, ऐसे ऐसे। क्यों? अपने हाथों को ऐसे पीछे ड्रॉ करने का क्या मतलब है? क्यों पीछे खींचता है अपने हाथ? अपने हाथ इसलिए पीछे खींचता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको चोट लगे। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी, इस कारण से वो करता है ऐसा काम। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, मान लो कि वो अपने हाथों को पीछे नहीं लेके जाता, वो ऐसे ही पकड़ लेता, तो पता क्या होता? जो बॉल बहुत स्पीड से चलती आ रही है ना, उसका मोमेंटम एकदम से जीरो हो जाता। वो चाहता है कि एकदम से जीरो ना हो, टाइम लेके जीरो हो। वो टाइम लेता है, वो टाइम को बढ़ाता है। देखो भाई, सीधी सी बात है कि मोमेंटम में चेंज तो होना ही है। ये तो सत्य बात है ना, ये तो अखंड सत्य है। मोमेंटम में चेंज तो आएगा ही आएगा, ये तो अखंड सत्य है। मोमेंटम में चेंज तो आएगा, चाहे आप हाथों को ऐसे पीछे ले जाओ या फिर अपनी बॉडी पूरी ऐसे अड़ा के खड़े हो जाओगे। हम तो पूरी बॉडी से कैच पकड़ेंगे, बॉडी कैच, है ना, बॉडी से कैच पकड़ेंगे, है ना, या फिर अपने हाथ से ऐसे रजनीकांत की तरह खड़े हो जाओगे, बॉल आए और ठक करके इसको पकड़ ले, ऐसे ठक करके और ऐसे पकड़ ले। ये भी कर सकते हो, लेकिन चोट लगेगी, बॉडी पे चोट लग सकती है, हाथ पे चोट लग सकती है। तो इसलिए चोट ना लगे, फोर्स ज्यादा फील ना हो, इसलिए हाथों को पीछे लेकर के जाते, क्योंकि मोमेंटम तो जीरो कर ही देंगे। हाथों को पीछे ले जाते मोमेंटम तो जीरो कर ही देंगे, लेकिन टाइम बढ़ा रहे हैं। मोमेंटम के जीरो होने का टाइम बढ़ा रहे हैं। मोमेंटम का चेंज ठप करके 1 सेकंड में नहीं हो रहा। एकदम से मोमेंटम का चेंज अगर हुआ तो फोर्स बहुत बढ़ जाएगी, है ना। अगर टाइम कम हुआ, यानी एकदम से बॉल रुक गई, आपके हाथ से टकराई, शरीर से टकराई और बॉल ठप करके रुक गई, तो बहुत ज्यादा चोट लगेगी। क्योंकि टाइम कम है तो फोर्स कैसी होगी? ज्यादा होगी, है ना। लेकिन अगर आप हाथों को पीछे लेके जाओगे तो बेसिकली आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हो, फोर्स कैसी मिलेगी आपको? कम मिलेगी। तो बस इतना ही आंसर है इसका, है ना, कि फोर्स को वो क्या करता है? डिक्रीज करवाता है, क्योंकि टाइम इंक्रीज करवाता है। सिमिलर सवाल ये है, आप इसको होमवर्क में करेंगे और मैं चाहता हूं, होमवर्क का मतलब ये हुआ कि आप इसको कमेंट्स में आंसर करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर सवाल है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। दिमाग लगाना और सोचना कि जब हम एक पक्के फ्लोर पे गिरते हैं तो चोट ज्यादा क्यों लगती है, मिट्टी में गिरते हैं तो चोट उतनी नहीं लगती है, फर्श पे गिरने पर चोट ज्यादा क्यों आती है। Why does it hurt more to fall on concrete than on the ground? जो पार्क वाले ग्राउंड होते हैं, जब घासें वासें होती है ना, वहां पर इतनी समस्या क्यों नहीं आती। ठीक, आगे बढ़े। चलिए,
अब हम चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, है ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे कुछ सवालों के साथ। सवाल जरूर करवाऊंगा, है ना, ताकि एक कंप्लीट पैकेज आपको फील हो, है ना। ऐसा फील ना हो कि भाई सिर्फ थ्योरी थ्योरी करवा गए, न्यूमेरिकल कहां। इसलिए मैं बीच बीच में न्यूमेरिकल भी आपको करवा रहा हूं। न्यूमेरिकल करने बहुत जरूरी है, और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कम ही है, ज्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, है ना। ग्रेविटेशन में अच्छे खासे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जब मिलेंगे तो ज्यादा ऑब्वियसली न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है जी। तो जरा 1 सेकंड का टाइम मुझे दो, है ना। कुछ एनिमेशन आपको दिखा देता हूं मैं, क्योंकि एनिमेशन में बहुत सारा लाया हूं आपके लिए। हाँ जी, तो देखो भाई ये क्या हो रहा है, देखो देखो ये टकरा रहा है ना। ये एक कार्टून आया करता था रोड रनर करके, हम जब छोटे थे तब देखते थे इसको। पता नहीं आप लोगों ने कार्टून देखा कि नहीं देखा, हम काफी छोटे थे। रोड रनर करके कार्टून आता था, है ना। तो उसमें ये था वाइली कोयोटी, इसका नाम था। नाम ही ऐसा भाई, वाइली कोयोटी, ऐसा कुछ नाम था इसका, ठीक है। आप सर्च कर लेना, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है ना। मैं भूल भी गया हूं क्योंकि बहुत छोटा तब देखता था, है ना। और ये एक रोड रनर के आगे आगे भागता है। तो वो रोड रनर पता क्या करता है, कभी कभी वो ना ऐसे दीवारों पर ऐसे पेंट कर जाता है, पहाड़ों में ऐसे पेंट कर जाता है, इसको लगता है कि वो सड़क है ना, और आके इस पर टकराता है। लेकिन आप देखो जब ये इस पर टकरा रहा है तो टक्कर खा के वापस पीछे क्यों जा रहा है भाई। टकराए, दीवार टूटे, ये पीछे क्यों आ रहा है। हम जब अपना हाथ लेकर के जोर से मारते हैं किसी चीज पर तो हमारा हाथ दर्द करने लगता है। क्यों क्यों भाई। अगर आप एक मुक्का बना के जोरदार मारो, जमीन पे मारो या दीवार पे मारो, तो आपकी उंगलियों में पेन क्यों होने लगता है भाई। जिस पर मारा वो टूटे, वो उखड़े, प्लास्टर उखड़ जाए, ईट निकल जाए उसकी, है ना, सीमेंट निकल जाए उसका, पेंट खराब हो जाए उसका, आपके हाथ में चोट क्यों लग रही है। आपने फोर्स लगाई ना, बात समझ रहे हो, आपने फोर्स लगाई ना। किस पर लगाई, दीवार पर, तो दीवार टूटे। भाई तुमने दीवार को मारा, दीवार गई, तुम्हें चोट क्यों लग रही है, क्योंकि दीवार ने भी उसी क्षण बिना किसी डिले के आपके हाथ पर भी फोर्स लगा दी होती है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है इसके साथ। ये वाइली कोयोटे असल में पहाड़ के एक उससे टकरा गया, है ना, चट्टान से क्या किया इसे, ये टकरा गया बेचारा, है ना। जब ये टकराया तो चट्टान ने भी इसके ऊपर क्या लगा दी, फोर्स लगा दी। इसने टक्कर खा के देखो पीछे जा रहा है, टक्कर खाया पीछे जा रहा है, टक्कर खाया पीछे जा रहा है। इसे कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि आप जितनी फोर्स किसी बॉडी पर लगाओगे वो बॉडी आप पर भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, और बिना किसी डिले के। लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी, द सेकंड बॉडी, एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल अमाउंट की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमने एक्शन लगाया, दीवार ने तुरंत हमारे हाथ पर क्या लगा दिया, रिएक्शन। हमारा हाथ दुखने लगता है, उसी टाइम ही दर्द करने लगता है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन थर्ड लॉ केवल इतनी छोटी बात नहीं है कि बस हाँ एक्शन लगाया, रिएक्शन लग गया, इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, बस खत्म, इतना नहीं है, और भी है। आइए और समझते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। क्या लिखा हुआ पढ़ो। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिक्वायर्स ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये ध्यान रखना हमेशा, जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है ना, ये हमेशा दो बॉडीज पर लगता है, और ये कभी आपस में कैंसिल नहीं होता। इट डजंट कैंसिल आउट, ये कभी भी कैंसिल नहीं होता। जैसे यहां देखो, मैं समझाता हूं इसको। यहां देखो, मान लो एक मास है m1, है ना, ये एक और मास से टकराया m2। तो m1 ने m2 पर फोर्स लगाई राइट साइड पर, और m2 ने m1 पर फोर्स लगाई लेफ्ट साइड। इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे, ये फोर्स 2 पर लगी है 1 के द्वारा। इंग्लिश में कहते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और जो 2 ने 1 पर लगाई है हम उसे बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और आपको मैं बता दूं कि ये 1,2 और 2,1 ये इक्वल होते हैं और ऑपोजिट भी होते हैं। ये इक्वल होते हैं और ऑपोजिट भी होते हैं। देख लो, इक्वल का भी साइन आया हुआ है और माइनस का मतलब ऑपोजिट का भी साइन आया हुआ है। यानी एक इस दिशा में लग रही है तो दूसरी पिछली दिशा में ही आएगी, पक्की बात, ठीक है ना। तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, इस तरीके से लिखा जाता है।
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अगर ये दोनों ही फोर्स इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, यानी ये वाली भी 5 न्यूटन की है और ये वाली भी 5 न्यूटन की है, तो क्या 5 से 5 कट जाएगा? क्या मानते हो आप? क्या मानते हो आप कि क्या ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आपस में एक दूसरे को काट देती हैं क्या? जी नहीं बेटा, एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को नहीं काटता। पता है क्यों नहीं काटता? क्योंकि ये बैलेंस अनबैलेंस वाली कंडीशन नहीं है। उसमें क्या था पता है? बैलेंस अनबैलेंस वाली कंडीशन में पता है क्या था? क्यों फोर्स कट जाती है? क्योंकि वो एक ही बॉडी पर लग रही है। एक ही बॉडी पर लगने वाली फोर्स कटती है बेटा। अगर इस तरफ 5 न्यूटन लगे और इस तरफ भी 5 न्यूटन लगे, लेकिन लग तो एक ही बॉडी पर रहा है ना, ये कट जाएगा। लेकिन ये नहीं कटेगा, ये अलग अलग बॉडीज पर है, ये अलग अलग बॉडीज पर है। M2 पर ये वाली फोर्स है और M1 पर ये वाली फोर्स है, तो ये कैसे कट जाएगा? ये नहीं कट सकता। और सोचो कट जाता, अगर कोई आपके मन में एक बार कोई आया कि नहीं सर कट जाएगा, इक्वल अपोजिट है, कट जाना चाहिए, तो फिर कट ही जाएगा अगर, तो फिर आप दीवार पर मारते रहो। चोट क्यों लग रही है फिर आपको? इसका मतलब असर हो रहा है। आप दीवार पर मार रहे हो, दीवार भी टूट रही है, आपका हाथ भी टूट रहा है, दोनों पर असर हो रहा है भैया। कटना होता तो असर ना होता ना भाई। मुझे बताओ, बैलेंस फोर्स का कोई असर होता है क्या? नहीं, बैलेंस फोर्स का तो कोई असर होता नहीं, तो ये बैलेंस फोर्स नहीं है। बात को समझो। ऑलवेज एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। ये सिंगल बॉडी पर नहीं लगती जो कट जाएगी। ये एक बॉडी पर लगने वाली 2 फोर्सेस नहीं है, ये 2 बॉडीज पर लगने वाली 2 फोर्सेस है। क्या समझ में आया? एक बॉडी पर लगने वाली 2 फोर्स नहीं है, ये 2 बॉडीज पर लगने वाली 2 फोर्सेस है। ठीक है? ऑलवेज एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन पेयर है फोर्सेस ऑफ सेम नेचर। ये भी ध्यान रखना, एक्शन और रिएक्शन का जो पेयर होता है ये हमेशा सेम नेचर का होता है। सेम नेचर का। जैसे मान लो 2 बहनें हैं, 2 बहनें हैं ना, तो एक बहन का नाम अगर ग्रेविटी है तो दूसरी बहन भी ग्रेविटी ही है। एक एक्शन फोर्स अगर ग्रेविटी होती है तो रिएक्शन फोर्स भी ग्रेविटी ही होती है। एक्शन फोर्स अगर फ्रिक्शन है तो रिएक्शन फोर्स भी फ्रिक्शन ही है। अगर एक्शन फोर्स कोई मैकेनिकल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, तो रिएक्शन फोर्स भी मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स होगी। अगर एक्शन फोर्स एक इलेक्ट्रिक फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगी। समझ गए ना? सेम नेचर की होती है दोनों। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रेविटेशन है और दूसरी मैग्नेटिक है, एक फ्रिक्शन है दूसरी न्यूक्लियर है। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी फोर्सेस होती है नेचर में, है ना, तो ये नहीं हो सकता। समझ गए ना? सेम ही नेचर की दोनों फोर्सेस हों। ठीक है? तीसरा, फोर्सेस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होनी चाहिए। ये देखो, ये देखो, यहां पर देखो, क्या ये दोनों एक लाइन में है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी, एक लाइन पर है ये, है ना, तो एक लाइन पर होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये भी तो एक लाइन पर है, तो मैंने ये कहां बोला कि नहीं है? मैंने ये कहां बोला कि ये कोलिनियर नहीं है? ये भी है, लेकिन क्या ये सब कुछ है? नहीं ना। बस ध्यान रखना, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये सब कुछ फॉलो करेगा। इसमें से कुछ भी ना अगर हुआ तो फॉलो नहीं होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट ये सब है। चौथा है नो डिले। चौथा है नो डिले, यानी कोई डिले नहीं होगा। जैसे ही एक्शन लगेगा तुरंत रिएक्शन लग जाएगा। ये नहीं कि 1 साल के बाद आ रहा बदला लेने के लिए, बदला लूंगा अब मैं, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, तो फैजल बदला ले रहा 20 साल बाद ना। ऐसा नहीं होता। एक्शन का रिएक्शन तुरंत मिलता है। एक्शन का रिएक्शन तुरंत मिलता है। समझ गए? कोई डिले नहीं होता। और ये चारों चीजें अगर होंगी सिद्ध, तो ही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिद्ध होगा। नहीं तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है। फिर वो आप चेक करो क्या हो रहा है फिर। समझ गए ना? तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी बेटा हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? कुछ एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी के ही है, जिसका मैं एनिमेशन लेकर के आया हुआ हूं। ठीक है ना? तो एक बार आओ चेक करते हैं। सबसे पहला देखो, इसमें एक व्यक्ति लात मार रहा है गाड़ी को, पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी, कोई जा रहा होगा इसमें बैठ करके इसका, है ना, तो उसने लात मारी देके गाड़ी पे, लेकिन खुद ही गिर गया बेचारा, है ना। तो एक्शन किसने किस पर किया? टांग ने किया गाड़ी पर, और रिएक्शन किसने किया? गाड़ी ने किया टांग पर। समझ गए ना? एक्शन लगाया इसकी टांग ने गाड़ी पर, और रिएक्शन लगाया गाड़ी ने इसकी टांग पर, और ये पीछे को हिल गया, पीछे को चला गया, सेपरेट हो गए दोनों। ठीक है ना? और देखो यहां देखो, दीदी चला रही है बंदूक, लेकिन गन ने मारी रिकॉइल, बंदूक ने मारी रिकॉइल, और दीदी गिर गई, है ना। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्शन लग रहा है बुलेट का आगे, है ना, और बुलेट पीछे रिएक्शन लगाती जा रही है। जब बुलेट गोली निकली नली में से बंदूक की, वो पीछे रिएक्शन लगाती हुई गई है, वो पीछे रिएक्शन लगाती हुई गई है, इसलिए व्यक्ति पीछे को झूल गया, है ना। ये देखो स्प्रिंकलर, वाटर स्प्रिंकलर, ये भी एक्शन रिएक्शन पर ही वर्क करता है। इसमें जो पानी है
वो बौछार जब आगे मारता है तो पीछे झटका मारता हुआ निकलता है। यानी पाइप पानी पर आगे फोर्स लगाता है और पानी पाइप पर पीछे फोर्स लगाता है। आपने देखा भी होगा जो ये होज होते हैं, बड़े बड़े पाइप होते हैं आग बुझाने वाले, है ना, फायरमैन वाले जो होज होते हैं, है ना, वो उनको कस के पकड़ते हैं आगे, इतने बड़े बड़े हैंडल लगे होते हैं उसके कस के पकड़ने के लिए, ताकि ऐसे बौछार मारे, है ना, और आग बुझा दे। किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो फुहारा बनाते हैं ना आग बुझाने के लिए, है ना, तो कस के पकड़ते हैं हैंडल को। कारण क्या है? कारण यही है कि अगर कस के नहीं पकड़ा तो इतनी फोर्स से वो पानी आगे जा रहा है कि वो सारा का सारा रिएक्शन जो है वो पाइप पर लगा है और पाइप से करता हुआ पीछे आ जाए। मैन एंड बोट बड़ा ही मशहूर एग्जांपल है। आप देखो ये मैन जो है ये बोट से होता हुआ लैंड पे गया, लेकिन बोट पीछे सरक गई। बोट पीछे क्यों सरक गई? क्योंकि ये बोट पर एक्शन लगा के आया। ये बोट पर एक्शन लगा के आया, बोट ने इस पर क्या लगाया? रिएक्शन लगाया, इसलिए आगे बढ़ गया। समझ रहे हो ना? हम जब चलते हैं ना तो भी यही होता है, हम जमीन को पीछे सरका रहे होते हैं, यानी जमीन पर पीछे एक्शन लगा रहे होते हैं और जमीन हम पर आगे रिएक्शन लगा रही होती है, इसलिए हम चल पाते हैं। हम तैरते भी ऐसे ही है, पता आपको? जब तैरते हैं ना हम पानी पर पीछे एक्शन लगाते हैं और पानी हम पर रिएक्शन आगे लगाता है ना? चप्पू चलाते देखा आपने कभी? चप्पू कहां मारते हैं? पीछे मारते हैं और तब नाव आगे चलती है। बोलो हाँ है ना? यानी फोर्स कहां लगा रहे हैं? पानी पर पीछे, और पानी फोर्स कहां लगाएगा? आगे। एक रॉकेट है ना जो कि प्रोपेल कर रहा है, रॉकेट प्रोपल्शन है ये, है ना, एक रॉकेट प्रोपेल कर रहा है। ये कैसे प्रोपेल करेगा? कैसे उड़ रहा है? अपनी जो गैसेस हैं वो गैसेस एक्शन लगा रही है ग्राउंड पर और ग्राउंड रिएक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ, रॉकेट उड़ गया। समझ गए ना? तो रॉकेट ने ग्राउंड पर एक्शन लगाया और ग्राउंड ने रॉकेट पर रिएक्शन लगाया, उस रिएक्शन से रॉकेट ऊपर उड़ गया। ये देख सकते हो आप, है ना? ये देखो पीछे झटका खा रही है, देख रहे हो? हाथ भी झटका आया है, हाथ भी रिकॉइल हुआ है और गन की पूरी नली भी क्या हुई है? रिकॉइल हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जो बंदूक की गोली निकली है ना वो झटका मार के निकली आगे। एक्शन का रिएक्शन यहां पर भी हुआ है। यहां भी देख सकते हो आप, कैनन बॉल है ना, तो कैनन पर फोर्स पीछे लगी है और कैनन बॉल पर फोर्स कहां लगी? आगे। कैनन का मतलब होता है तोप और कैनन बॉल का मतलब होता है तोप का गोला। तो जब गोला आगे निकला है तो पीछे फोर्स मार के निकला है, पीछे फोर्स लगा करके खुद आगे बढ़ा है, इस तरीके से वो आगे निकला। ठीक जी, समझ में आ गया है ना? तो काफी सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए बेटा इसके, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ तो अवेलेबल हो ही जाएगी, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। अपन एक आधे क्वेश्चन जरूर करते हैं इसके ऊपर जो मुश्किल क्वेश्चन बच्चों को लगते हैं। जैसे ये एक सवाल है, ये एक सवाल है बच्चों को टफ लगता है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम्स, वो ट्रैवल कर रही है हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकंड। बड़ा प्यारा सवाल है ये, देखो जरा सवाल क्या है। सवाल ये है कि भाई एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, और एक गोली चली है, एक गोली चली है, गोली का मास 10 ग्राम और गोली चली है 150 से 150 मीटर पर सेकंड से चली, ठीक है ना। तो चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। अब ये वुडन ब्लॉक में घुस रही है, अब ये वुडन ब्लॉक में क्या कर रही है? घुस रही है घुस रही है घुस रही है, घुसते 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 इसने क्या कर दिया? छेद कर दिया, इतना बड़ा छेद कर दिया। कहां है ये? कहां तक घुस चुकी है? यहां तक घुस चुकी है, इधर तक, और यहां पे जाके स्टॉप हो गई है, यहां पे जाके स्टॉप हो गई है, ठीक है ना। ये चालू कहां से हुई थी? यहां से चालू हुई थी 150 पे, है ना। यहां तक जब ये पहुंची तो इसकी स्पीड क्या थी? 150, है ना। और कुछ समय के बाद, कितना समय 0.03 सेकेंड्स, है ना। कितने टाइम के बाद? 0.03 सेकेंड्स के बाद ये रेस्ट पे आ गई है। 150 से इसने छेदना चालू किया 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 किया, पेनिट्रेट होती रही होती रही होती रही, और फिर 0.03 सेकंड के बाद क्या हो गया? ये रुक गई, ये रुक गई। तो आपको दो चीजें बतानी है, आपको बताना है एक तो इसने कितने अंदर तक छेद किया है, कितने अंदर तक जाके घुसी है ये, एक तो ये निकालना है। दूसरा, इस वुडन ब्लॉक ने इस बुलेट पर कितनी फोर्स पीछे लगाई है, कितनी फोर्स इस वुडन ब्लॉक ने इस बुलेट पर पीछे लगाई है इसको रोकने के लिए, है ना भाई। इसी ने रोका है ना, नहीं तो चलती रहती, है ना। रुकी क्यों है ये रुकी क्यों है? क्योंकि वुडन ब्लॉक ने इस पर पीछे फोर्स लगाई। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। आइए एक बार गिवन देख लें क्या क्या, एक बार गिवन देख लें क्या क्या। देखो बुलेट जब यहां पहुंची
तब इसके ऊपर फोर्स लगनी चालू हुई, ठीक है ना। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 150 मीटर पर सेकंड। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? इसकी फाइनल वेलोसिटी है 0, क्योंकि ये स्टॉप हो गई है। और कितने टाइम में स्टॉप हुई है? बोल रहा है 0.03 सेकेंड्स में स्टॉप हुई। तो आपसे पूछा एक तो डिस्प्लेसमेंट निकालिए, और फिर पूछा है आपसे एक्सेलरेशन, ताकि आपको क्या मिल जाए? फोर्स मिल जाए, है ना। यानी दो चीजें निकालनी है, एक डिस्प्लेसमेंट और एक फोर्स। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? समझ में आया सिनेरियो क्या है? सिनेरियो समझ में आया? तो मुझे एक बात बताओ, u दिया है, v दिया है, t दिया है, क्या a नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकल सकता है। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। बोलो v कितना है? सर 0 है। u कितना है? u 150 है। टाइम कितना है? 0.03 सेकेंड। कितना आ गया? ये आ गया -150 डिवाइड बाय 0.03, पॉइंट हटाया और 2 जीरो ऊपर आ गए। 3 से काटो इसको, 5 पे 50 हो गया। ये हो गया बेटा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन आ गई है तो क्या हम फोर्स नहीं निकाल सकते? क्या F इज इक्वल टू ma नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? मास कितना है? मास कितना है? 10 ग्राम, है ना। मास कितना है? 10 ग्राम्स। तो ग्राम को करो केजी में कन्वर्ट, सबसे पहले तो 1000 से डिवाइड करके, बहुत सिंपल। और एक्सेलरेशन से कर दो मल्टीप्लाई। एक्सेलरेशन कितनी है? -5000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, -5 इंटू 10 कितना हो गया? -50 न्यूटन। तो फोर्स टोटल कितनी आ गई बेटा? -50 न्यूटन। तो एक चीज तो हमने निकाल ली, फोर्स तो हमने निकाल ली। अब बारी है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालने की, यानी एफ निकालने का, है ना। हमने ए भी निकाल लिया, एफ भी निकाल लिया, अब एस की बारी है। तो एस के लिए क्या करेंगे? हम लगा लेते हैं बेटा 2s, मेरा फेवरेट है, आप सभी को पता है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा? -5000, है ना। डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे x लिया है, तो x लिख लो, कोई बात नहीं। वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वाली 0, इनिशियल वाली कितनी है? 150। तो 150 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? सब चीजें सही पुट करी है मैंने, एक बार चेक कर लो। आप चेक कर लो एक बार, सही है। 5 दूनी 10, तो -10000 x इज इक्वल टू -15 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 225, और फिर 2 जीरो लगेंगे ना, क्योंकि 1 जीरो का स्क्वायर कर रहा है, 2 जीरो आएंगे, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और बचे हुए 2 जीरो का यहां डेसिमल आ गया, तो x निकल के आ गया बेटा 2.25 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। तो इंपॉर्टेंट सवाल आपने अपने पास जरूर नोट करके रखना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एनसीईआरटी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट। आइए एक सवाल और करते हैं, ये लास्ट सवाल है हमारे सेशन का, ठीक है ना। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल, डम्ब मतलब बहरी, बेल माने घंटी, एक बहरी घंटी है, डम्बल मतलब भाई वो जिम में करता है ना, जो है 10 किलो का डंबल है, ठीक है। वो फ्लोर पर कितना मोमेंटम एक्सर्ट करेगा? मतलब वो गिर रहा है 80 सेंटीमीटर की हाइट से, ध्यान से देखना भाई, 80 सेंटीमीटर की हाइट से एक डंबल गिर रहा है, ये डंबल है 10 केजी का, ठीक है ना। ये गिर रहा है, 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 और जमीन पर जब ये गिरता है तो कितना मोमेंटम यहां पर बनेगा, आपको ये निकालना है। बहुत सिंपल है, ट्राई करो, ट्राई करो बेटा, वेरी सिंपल। चलिए मैं करता हूं। क्या कह रहा है? ड्रॉप हुआ है ना, ड्रॉप हुआ है ना, तो इसलिए u लेंगे 0, आपको v निकालना है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास है क्या? हाँ है ना, 10 किलो, बस फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है। ये क्वेश्चन मोशन का है, ये जो सवाल है ये इस चैप्टर का है ही नहीं बेटा, ये सवाल इस चैप्टर का ही नहीं, ये सवाल पिछले चैप्टर का है। कोई चीज अगर 0 से छोड़ी है तो नीचे आते आते उसका v कितना हो जाएगा, यही तो निकालना है ना। आओ सब लिखें एक बार जरा, क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है, एक बार समझ लें, है ना। u 0 है, टाइम की बात यहां पर हुई नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करके आएगा? 80 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100 कर दो, इसको मीटर में कन्वर्ट हो गई है ना। और ये माइनस में होगी क्योंकि नीचे की तरफ ट्रेवल हो रहा है। देखो मैं साइन कन्वेंशन यूज करके चलता हूं भाई, आपकी स्कूल वाली मैडम का आप जानो, है ना। मैंने तो कहा ही है कि भाई स्कूल वाली मैडम बोले उस तरीके से कैलकुलेशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं। फ्री फॉल में थोड़ा सा है ये, मेरी और स्कूल वालों की ऐसे रहती है, ठीक है ना। तो भाई अब देख लेना कि स्कूल वाली मैडम क्या कह रही है। तो डिस्प्लेसमेंट है -10, और एक्सेलरेशन भी क्या लेंगे? बोल रहा है -10 ही ले लो, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन भी लग रही है।
एक्सेलरेट किस तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ, और ये जा भी किस तरफ रहा है, नीचे की तरफ, इसलिए माइनस के साइन आए हैं, और v ये निकल के आ जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे, है ना। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, मेरी फेवरेट थर्ड वाली, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बोलो यार, 2a कितना है, माइनस का 10, s कितना है, माइनस का 80 डिवाइड बाय 100, आया ना, बोलो, इज इक्वल टू v क्या है, v तो निकालना है, और u क्या है, u 0 है ना। देखो यार, माइनस से माइनस कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 दूनी 16 आ गया, 16 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v निकल के क्या आएगा, √16, और √16 होता है बेटा प्लस माइनस 4। कोई बच्चा बोलेगा सर क्या प्लस माइनस, सीधा सीधा रखो ना सर, 4, 16 का रूट 4 होता है सर, 4 नहीं होता बेटा, +4 या -4 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, भेदभाव नहीं करने का, +4 -4 में से कोई भी हो सकता है ना। अब बात यह आती है कि +4 ले या -4 ले, क्या ले, तो आपके मन में बनेगी घंटी, स्कूल वाली मैडम वाली बोलती है कि प्लस में ले लो, नहीं नहीं, वेलोसिटी की दिशा नीचे की तरफ है, चेक कर लो, नीचे की तरफ मुंह है इसका, तो वेलोसिटी माइनस में ही लेंगे जी, वेलोसिटी माइनस में ही लेंगे, -4 मीटर पर सेकेंड इज द सही आंसर। और मोमेंटम जब निकालेंगे m इंटू वी करके, तो मास क्या है 10, और v कितना लेंगे, -4, तो मोमेंटम भी माइनस का ही आएगा, 40 kg मीटर पर सेकेंड पर। स्कूल वाली मैडम के प्रकोप से बचने का एक उपाय दे दूं, बाबा जी से उपाय लेके जाओ। स्कूल वाली मैडम के प्रकोप से बचने का एक उपाय कि आपकी फिजिक्स भी गलत ना हो और स्कूल वाली मैडम भी शायद आपको नंबर दे ही दे। तो उपाय ये है बेटा प्रकोप से बचने का कि आप एंड में ये लिख दो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। लास्ट में एक लाइन लिख दो, ये पूरा सॉल्व कर दो और बोलो कि यार ये जो माइनस का साइन है ना, या ऐसे लिखा ना आपने, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख दो कि 40 kg मीटर पर सेकेंड है ना, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, पूरा लिख दो ना। आलसी भी तो इतने हो ना, फिर क्या तो नंबर कट गए, नहीं करना, ऐसे लिख के बताओ क्या दिक्कत है। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि मोमेंटम नीचे की तरफ है, और ऐसे लिख करके ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। फिजिक्स बुरा नहीं मानेगी इस बात का कि तुमने माइनस नहीं लगाया, तुम्हारी स्कूल वाली मैडम मान जाएगी कि माइनस क्यों लगाया, इसलिए पूरी बात कर लो, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही है ना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो टॉपिक है वो कुछ बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चों को नहीं आ रहा। डोंट वरी, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो, पहला वाला, नहीं तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना इस वीडियो का, मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लेक्चर का लिंक लगवा दूंगा, मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया है, दूसरे चैनल पर है वो, जो हमारा मेन चैनल है फिजिक्स वाला फाउंडेशन, उस पर वो अपलोडेड है, तो वहां से मैं उसका लिंक लगवा दूंगा। जो बच्चा पढ़ना चाहे इसके बाद से पढ़ना कंटिन्यू कर सकता है, यहां तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो पढ़ना, ठीक है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना। एक और इसी तरीके से धुआंधार धमाकेदार शानदार सेशन करेंगे, वो होगा ग्रेविटेशन। तो कमर कस के आइएगा, एक लंबा चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये इतना लंबा नहीं था, है ना, वो एक लंबा चैप्टर है ना। तो इसलिए अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एक और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।